हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन ऑफ पाइथन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था। बट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इस सिलेबस से 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 20 to 25 मार्क्स का अगर ये सिलेबस कवर कर रहा है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस से अगर देखा जाए तो 50 to 45 कह सकते हो, या 45 to 50 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्लास 12 के होते हैं। और 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 11th के पाइथन वाले सिलेबस से होते हैं। तो इस पूरे सिलेबस को मैंने दो भाग में बांटा है और दो पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज जो पार्ट 1 में टॉपिक कवर होगा वहाँ पे हम बेसिक ऑफ पाइथन के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, एक्सप्रेशंस कैसे इवेलुएट होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल, इफ एल्स, लूप, एक्सप्रेशन, जंप स्टेटमेंट, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बने रहने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने 20 से 25 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, पाइथन है क्या। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि वी आर यूजिंग द इंटरप्रेटर टू कंपाइल टू इंटरप्रेट द पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, दो तरह के कंपाइल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक हमारा कंपाइलर होता है और एक हमारा इंटरप्रेटर होता है। जो कंपाइलर होता है वो होल कोड को वन गो में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि वी कैन कम्युनिकेट विद द पाइथन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के समय में बहुत लोग इसका यूज़ करता है। डेवलपमेंट की बात करें तो गुडो वैन रशम ने इसको डेवलप किया था। 1991 में ये पब्लिश हो चुका था। प्रोजेक्ट पे काम तो 90 से ही चल रहा था, लेकिन 1991 में ये डेवलप हुआ था। अच्छा, इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है मतलब कमाल की हिस्ट्री है। जब वैन रोशम एक लैंग्वेज के बारे में सोच रहे थे, बना रहे थे, तो जब उस पर काम कर रहे थे तो उनको कुछ नाम सजेस्ट नहीं हो पा रहा था, उनको ध्यान नहीं आ रहा था। तो बीबीसी पे एक सीरियल आती है उस समय पे, पाइथन्स के नाम से एक सीरियल आती है। तो वो सीरियल देख रहे थे भाई साहब, और जब वो सीरियल देख रहे थे तो अचानक उनको लगा कि मैं अपने लैंग्वेज का नाम भी पाइथन ही रख देता हूँ। अगर आप पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे तो आपको python.org डाउनलोड सेक्शन में जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। पाइथन में काम करने के लिए हमें दो तरह के मोड मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पाइथन डाउनलोडर का, इंस्टॉलर का, यानी कि जब आप प्योर पाइथन इंस्टॉल करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल एनी अदर आईडीई, मतलब आप एनाकोंडा, पाइचार्म, स्पाइडर या विजुअल स्टूडियो में काम नहीं कर रहे हो, आप पाइथन के ही आईडी में काम कर रहे हो, जिसको कि हम IDLE कहते हैं। पाइथन IDLE कहते हैं, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टोटल दो मोड मिलेंगे। एक आपका इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि आपने कुछ कमांड दिया और उस कमांड का आउटपुट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप फाइल को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टोकन्स इन पाइथन। जब हम टोकन्स की बात करते हैं तो टोकन होता क्या है। तो एक्चुअली टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम कह सकते हो, लेक्सिकल यूनिट कह सकते हो इसे। ये बेसिक बिल्डिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट का क्या मतलब, कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। तो बेसिक बिल्डिंग का मतलब हो गया कि जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उस प्रोग्राम में आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट डालते हो, तो जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो टोकन की मदद से ही बनते हैं, है ना। इसलिए इसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है। There are 5 types of the token in Python and almost in every programming language. Either you are talking about the C language, C++ language, Java language, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो सभी लैंग्वेज में टोकन होते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी टोकन होते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब की हम बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, दिस ऑल आर द टोकन देयर। इन द सेम वे द पाइथन इज ऑल्सो हैविंग द टोकन। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने बताया कि टोटल 5 तरह के टोकन होते हैं, जिसमें सबसे पहला टोकन होता है जिसका नाम होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो चलिए सबके बारे में जानते हैं एक करके। कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, इट्स अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्यों कहते हैं, देखो दो तरह के वर्ड हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। एक वर्ड ऐसा है जिसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया, और एक वर्ड ऐसा है जो आपके हिसाब से होता है, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी फंक्शन का नाम डिसाइड करते हो तो वो आप डिसाइड करते हो, तो वो आपके द्वारा बनाया गया, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, या यूजर डिफाइंड वर्ड या नेम कह सकते हैं। लेकिन जो वर्ड रिजर्व कर लिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, दैट कैन बी यूज एज अ कमांड,
उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। तो प्री डिफाइंड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग, जो वर्ड प्री डिफाइंड है, स्पेशल मीनिंग है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, दोज आर रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस, मतलब उस वर्ड को रिजर्व कर लिया गया है, एंड मस्ट नॉट यूज फॉर द नॉर्मल आइडेंटिफायर फॉर एनी अदर पर्पस, हम इसको यूज नहीं कर सकते। पाइथन 3.10 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में इवन कि लेटेस्ट पाइथन में भी अगर हम 1.4 की भी बात कर लें तो इस लेटेस्ट वर्जन में भी हमारे पास ये सारे कीवर्ड होते हैं, जिसमें आता है फॉल्स, नन, ट्रू। अब आप गौर करना, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, वो फॉल्स का है, नन का है एंड ट्रू का है। इसके अलावा बाकी जितने भी कीवर्ड हैं ऑल आर रिटन इन अ स्मॉल लेटर, जस्ट लाइक अ सी लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज। ये मैक्सिमम कीवर्ड आर रिटन इन अ स्मॉल लेटर। And, as, a shirt, async, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, eld। इसमें से मैक्सिमम कीवर्ड जो है वो आप अपने सिलेबस में कवर करते हो। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से बियॉन्ड चले जाते हैं। ठीक है, हम इन सारे कीवर्ड के बारे में जानेंगे 1 बाय 1। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगर आपको कीवर्ड अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू देखना है, आपको जानना है, आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि जो आपने पाइथन इंस्टॉल किया उस पाइथन में कौन से कीवर्ड हैं, तो यू हैव टू राइट 2 स्टेटमेंट्स इन इंटरेक्टिव मोड। ये जो प्रॉम्प्ट दिख रहा होता है जहाँ पे 3 आपको दिख रहे होते हैं, ये इंटरेक्टिव मोड का प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW कीवर्ड लिस्ट। जब आप ये करोगे तो यू विल गेट एन आउटपुट, और उस आउटपुट में आपको सारे कीवर्ड का नाम दिखाई दे रहा होगा। द नेक्स्ट इज द आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि आइडेंटिफाई, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अंजीब सिंह है। अब मैं यूट्यूब के ऊपर कई तरह के चैनल्स हैं, कई लोगों के चैनल्स हैं, और हर चैनल का कोई ना कोई नाम होता है। तो वो जो नाम है वो इस यूट्यूब को आइडेंटिफाई करा रहा है। आपका भी एक नाम होगा, मेरा भी नाम है अंजीब सिंह। तो हर नाम हर पर्सन को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर कोई मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, अगर कोई मुझे देखेगा तो कहेगा ओ ही इज मिस्टर अंजीब सिंह सर। ठीक है, आपको कोई देखेगा तो ही इज अमित या सी इज रेखा, लाइक दिस। तो वो जो नाम दिया गया है वो आपकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा होता है। तो यहाँ भी हम आइडेंटिफायर को यूज करते हैं वेरिएबल के नाम के लिए, ऑब्जेक्ट के नाम के लिए, क्लास के नाम के लिए, फंक्शन के नाम के लिए, लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा, इन सब के नामों के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। नेमिंग रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कीवर्ड वाले पीपीटी की बात करूं जहां पे मैंने लिस्ट ऑफ कीवर्ड आपको दिखाया था, वहां से जो मोस्ट जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस में ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड, है ना, या इसमें से वैलिड कीवर्ड को निकाल के बताइए। या फिर क्वेश्चन आ जा सकता है कि कौन सा कीवर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, या राइट द नेम ऑफ द कीवर्ड्स 2 कीवर्ड्स व्हिच नेम इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ऐसे क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आइडेंटिफायर से जो क्वेश्चंस मिलता है वो वैलिड आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करने का एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर आप चेक करेंगे तो चलिए रूल्स को समझते हैं। जो सबसे पहला रूल्स कहता है वो कहता है कि वेरिएबल नेम्स ओनली कंटेन्स लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के अंदर में सिर्फ 3 तरह के सिंबल्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स यानी कि डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9, और अगर हम लेटर्स की बात कर रहे हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट A to Z या कैपिटल अल्फ़ाबेट A to Z हो सकता है, और अंडरस्कोर्स स्पेशल सिंबल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अंडरस्कोर आता है यहाँ पे। कीवर्ड कैन नॉट बी बिकॉज कीवर्ड इज अ रिजर्व, so that is the reserve word, so that you can't use as a identifier. Variable names cannot begin with a number. किसी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। स्पेस किसी वेरिएबल के नाम में अलाउड नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो 2 वेरिएबल का नाम अगर आपने अपर एंड लोअर केस में लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लगाया AMT अमाउंट और दूसरा वेरिएबल बनाया AMT अमाउंट, सो बोथ आर द अमाउंट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों सेम वर्ड है, बट पाइथन के लिए दोनों 2 अलग अलग वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे A कैपिटल है और यहाँ पे A स्मॉल है। तो आपने स्मॉल और कैपिटल में अगर लिखा, केस सेंसिटिविटी पे ध्यान रखिएगा, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
ठीक है, जैसे कि देखो नंबर एक वैलिड है, नंबर 1 वैलिड है, अंडरस्कोर 1 नंबर वैलिड। देखो अंडरस्कोर लग गया पहला डिजिट जिसमें लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो होता है वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या डिजिट से स्टार्ट हो, सॉरी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर अगर कह रहा है, इसका मतलब आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ नंबर से स्टार्ट किया तो इनवैलिड हो गया, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया तो इनवैलिड हो गया, यहाँ मैंने कीवर्ड यूज़ कर लिया तो इनवैलिड हो गया, यहाँ कीवर्ड यूज़ कर लिया इनवैलिड, यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल हो गया, इसलिए ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स इज बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द वेरिएबल और आइडेंटिफायर जब आप क्रिएट करते हो तो यू वांट टू गिव अ वैल्यू। तो जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेरिएबल को, है ना, तो वो वैल्यू जिसके वैल्यू इज योर डेटा। तो जो डेटा आपने प्रोवाइड किया अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, या प्रोग्राम अगर रन कर रहा है तो दे डेफिनेटली रिक्वायर्ड सम डेटा फ्रॉम यू ऑल। तो वट एवर द डेटा यू आर प्रोवाइडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ द टपल्स, वट एवर द डेटा। तो ये क्या कहलाता है? लिटरल्स कहलाता है। इसे हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, है ना। मीन्स ऑल लिटरल्स इज हैविंग द फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मैंने लिखा a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a तो हमारा आइडेंटिफायर है एंड 5 हमारा क्या है? लिटरल्स है। आपने लिखा n इक्वल टू अनजीव, आपने लिखा n इक्वल टू अनजीव, तो n क्या है? n आइडेंटिफायर है और अनजीव क्या है? लिटरल्स है। अगर हम टाइप ऑफ लिटरल्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यू जो हम यूज करते हैं, तो अगर हम उसकी बेसिस पे देखेंगे तो हमें जो लिटरल्स हैं वो 5 तरह के दिखाई देते हैं: स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड नॉन लिटरल्स। तो कितने तरह के हमें दिख गए? स्ट्रिंग, बुलियन एंड नॉन लिटरल्स। तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया, न्यूमेरिकल लिटरल्स हो गया, बुलियन लिटरल्स हो गया एंड नॉन लिटरल जिसे हम स्पेशल लिटरल के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब क्या होता है। अब ये भी समझ लीजिए, व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर सिर्फ डिजिट होगा या वो कैरेक्टर सिर्फ अल्फाबेट होगा, वो कैरेक्टर सिर्फ सिंबल होगा, नहीं। ऑल द कैरेक्टर्स विच इज अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जितने सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो, डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, कुछ भी हो, अगर वो इनसाइड द सिंगल या डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल्स। हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। जब आप सिंगल लाइन लिटरल्स की बात करते हो तो मीन्स अगर एक ही लाइन के अंदर में सिंगल या डबल कोट्स के अंदर में आपने किसी चीज़ को लिख दिया या ट्रिपल कोट्स में भी लिख दिया तो वो सारे सिंगल लाइन कहलाते हैं। बट इफ़ यू वांट टू राइट द मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मान लो मैं अपना पूरा एड्रेस एज ए स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम तो सिंगल लाइन में स्टोर कर पाऊंगा, बट अब अपना पूरा एड्रेस अगर स्टोर करना चाहता हूँ तो ऐसे केस में मुझे मल्टी लाइन लिटरल्स की आवश्यकता होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग की आवश्यकता होती है। जैसे मल्टी लाइन स्प्रेड अक्रॉस इन द मल्टीपल लाइन, यूज बैकस्लैश विथ सिंगल और डबल कोट्स, नो नीड टू यूज एनी बैकस्लैश विथ ट्रिपल कोट्स। अगर हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखना चाहते हैं तो बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो हमें ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं मान लो सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर मैंने लिखा H एंटर E और ट्रिपल कोट्स मैंने बंद कर दिया, अब मैं इसको सिंगल कोट के अंदर मैं अगर लिखता हूँ H सॉरी यहाँ पे मुझे बैकस्लैश नहीं देना था, एक मिनट रुक जाइए, कंट्रोल E, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश नहीं देना था, ठीक है। तो H E और ट्रिपल कोट्स, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश दे दिया और यहाँ पे E लगाया, सिंगल कोट लगाया, और यहाँ पे T इक्वल टू लिखा हुआ, यहाँ पे P इक्वल टू लिखा हुआ है। अब अगर मैं P का लेंथ चेक करूँगा, लेंथ ऑफ P, तो ये मुझे 3 देगा, रीज़न बताता हूँ। और अगर मैं T का लेंथ चेक करूँगा, लेंथ ऑफ T, तो ये मुझे 2 देगा। रीज़न क्या है कि जब आप बैकस्लैश यूज़ करते हो तो बैकस्लैश को स्टोर नहीं किया जाता है, तो ये 1 और 2 कैरेक्टर होता है। लेकिन जब ट्रिपल कोट्स के साथ आपने ही लिखा था और आपने यहाँ पे क्योंकि एंटर की दबाया था, एंटर की तो आपने यहाँ भी दबाया, तो बैकस्लैश के बाद एंटर की अगर दबाया तो वो इग्नोर हो गया, लेकिन यहाँ पे जब एंटर दबाया तो इसकी जगह पे क्या हो गया? स्लैश एंड रिकॉर्ड हो गया। तो अगर कंप्यूटर की मेमोरी में मैं अगर चेक करूँ तो इसका जो स्टोरेज हुआ होगा वो कुछ इस तरीके से हुआ है, ही /n h/n e
H/NE, इसलिए ये 3 कैरेक्टर्स का दिख रहा है, 3 बाइट्स का दिख रहा है, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं होता है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सरिता बिहार लिखा गया, तो यहाँ और इसके लेंथ में और इसके लेंथ में यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। चलिए ये चेक कीजिएगा। स्कैप सीक्वेंस होता है, जो नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, कैन बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम थ्रू स्कैप सीक्वेंस, उसे हम स्केप सीक्वेंस ही कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल। जैसे ये सारे कुछ स्केप सीक्वेंस हैं जो हम यूज करते हैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे न्यू लाइन के लिए हम /n का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है लाइन फीड, ये न्यू लाइन के लिए हमारा यूज होता है। डबल स्लैश बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए, सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए, डबल कोट प्रिंट करने के लिए। तो ये कुछ आपके पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं। ध्यान रखिएगा, एस्केप सीक्वेंस के अंदर में हम कैरेक्टर्स तो 2 लिखते हैं, बट मेमोरी कंजम्पशन एक ही होता है। यहाँ पे ये जो बैकस्लैश होता है वो सिर्फ बताने के लिए होता है कि आई एम गोइंग टू यूज द सम स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर स्पेशल पर्पस टू द पाइथन इंटरप्रेटर। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं? ऑल द लिटरल्स विच आर द नंबर एज अ नंबर, either it is a number without decimal point and number with decimal points। तो इन सबको हम स्ट्रिंग न्यूमेरिक लिटरल्स कहते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स 3 तरह के हो सकते हैं। इंटीजर, जहाँ पे आपने सिर्फ एक नंबर लिखा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जहाँ पे आपने पॉइंट लगा के 0.5 या 5.0 लिखा, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो a + bj के फॉर्म में कंबाइल होता है। अब आइए समझते हैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। इंटीजर जो ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर लिटरल्स होते हैं, जिसमें हम डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं। 3 तरह के इंटीजर लिटरल्स हो सकते हैं हमारे। डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। ऑक्टल फॉर्म में होंगे जिसमें कि 0 के साथ वो स्टार्ट होगा, 0 और o लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल फॉर्म होते हैं जहाँ पे 0 और x से वो स्टार्ट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जहाँ भी पॉइंट लग गया डेसिमल पॉइंट उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी लिखने का 2 तरीका होता है, एक नॉर्मल और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो a + bj के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे a एंड b एक फ्लोट वैल्यू होता है। ये रियल एंड इमेजनरी के लिए होता है, जिसमें जो पहला पार्ट है a है, ये रियल है, और bj जो है वो इमेजनरी पार्ट है। मैथ्स की दुनिया में यहाँ पे a + bi के फॉर्म में लिखा जाता है, बट i यहाँ पे पाइथन में एक अलग तरीके से यूज हो रहा होता है, इसलिए इसने i को इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पे j का इस्तेमाल किया गया है। Boolean literals in a Python used to represent the 2 Boolean values, that is true or false। तो true and false के लिए हम Boolean literal का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात कर लें नॉन लिटरल्स के बारे में। नॉन लिटरल स्पेशल वैल्यू होते हैं जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को दिखाने का काम करते हैं पाइथन के अंदर। अगर MySQL याद करोगे तो MySQL में आपको नल वैल्यू बताया गया था, जो इसी काम को कर रहा होता है, नल, जो यहाँ पाइथन नन कर रहा है। तो एब्सेंस ऑफ वैल्यू, नो वैल्यू, है ना, इसके लिए हम नन का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द टोकन ट्रिगर सम कंप्यूटेशंस और एक्शंस व्हेन अप्लाई टू द वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आपने कोई काम करना है, आपने कोई इवैल्यूएशन करना है, कोई रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है ऑपरेटर का। मान लो मेरे पास 2 वैल्यू हैं 5 और 10, मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये पाइथन को कमांड दे रहा है कि इस 2 ऑपरेंड को, जो इस मल्टीप्लाई से बिलोंग कर रहा है, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके और इसका जो प्रोडक्ट हो वो मुझे आउटपुट सेंड करो। तो ऑपरेटर्स विच इज गोइंग टू ट्रिगर द सम एक्शंस। अब ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर हो सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर हो सकते हैं। ये बाइनरी एंड यूनरी का मतलब क्या हो गया? बाइनरी का मतलब हो गया जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। कुछ ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, उसे हम यूनरी कहते हैं। जैसे मैंने नेगेटिव बनाना है 5 को, मैंने -5 लिख दिया, है ना। मैंने किसी नंबर को पॉजिटिव दिखाना है, मैंने +2 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपको माइनस और प्लस यहाँ दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द यूनरी ऑपरेटर बिकॉज इट रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड। बट बाइनरी, मैक्सिमम पाइथन के अंदर में ना मैक्सिमम ऑपरेटर बाइनरी है। बाइनरी का मतलब होता है जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 + 2, अब इस प्लस को 2 ऑपरेंड चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। तो इसलिए इसे हम बाइनरी कहेंगे, ठीक है। चलिए, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? These are the some special symbols used in a Python language to complete your program statements or to make the some special things, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओपन करली ब्रैकेट, जब भी हमें डिक्शनरी टाइप की वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हमें इसकी जरूरत होती है। स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लिस्ट के फॉर्म में आते हैं। टपल जब हम किसी फंक्शन को डिनोट करते हैं या हम टपल बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स का, कॉमा एज अ सेपरेटर, सेमी कॉलन एज अ नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब पाइथन में अगर एक ही लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो बीच में सेमी कॉलन से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। पाइथन उसे ट्रीट करेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कुछ पंक्चुएटर्स दिए गए हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, हैश,
है ना, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, कॉमा, सेमीकोलन। तो ये दीज आर द सम punctuators which we can use in our program, Python program. The next is the कोई भी पाइथन प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो जनरली उसके लिखने का तरीका क्या होता है। तो मतलब ठीक है, आप पाइथन प्रोग्राम को सिंपल प्रिंट हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करें, किसी स्ट्रक्चर की बात करें, तो जनरली कंसेप्ट ये होता है कि आपके अगर प्रोग्राम्स के अंदर में बहुत सारे यूटिलिटीज़ हैं या बहुत सारे टूल्स हैं, या आपका प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया जा रहा है और आप मल्टीपल टूल्स बना रहे हो, तो वो सारे टूल्स को पहले डिज़ाइन कर लो, या फिर एक अलग से प्रोग्राम में भी हम क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। बट अभी आप समझो कि आपको वो सारा टूल्स अलग एक लैंग्वेज, मतलब वो सारे टूल्स को ऊपर डिफाइन करना है, जिसे हम एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। जब आपका फंक्शन हो जाता है तो आपका मेन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेन ब्लॉक के अंदर में जो काम करना है वो सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होता है पाइथन्स। यहाँ पे कुछ कमेंट्स बनाए जाते हैं, आप कमेंट्स बना सकते हो, जैसे ये हैश है, हैश से हम कमेंट बनाते हैं। पाइथन में कमेंट दो तरीके से लिखा जाता है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन इज ऑलवेज स्टार्ट विद द हैश सिंबल एंड मल्टी लाइन स्टार्ट विद द ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो ट्रिपल कोट्स का दो पर्पस हो गया पाइथन के अंदर में, फॉर क्रिएटिंग अ multi-line strings and for creating comments in a Python. Now we are going to discuss about the variables and assignment operator in a Python. How you are going to create a variable, what is the variable, these all things I am going to cover here. Variables होते हैं which values can vary. A variable is just like a named memory locations. It is used for storing and manipulating value. यानी कि ये आपका कंप्यूटर का मेमोरी है। अब यहाँ पे आपको कोई डेटा रखना है तो उसको रखने के लिए हमें किसी वेरिएबल की आवश्यकता होती है। अगर मैंने लिखा x = 50, तो ये 50 कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट होगा और x उसको रेफरेंस करना शुरू कर देगा। तो पाइथन के अंदर में कोई भी वेरिएबल जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, C++ में होता क्या था, मेमोरी का ही लेवल हो जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस होता है, मतलब x इज स्टार्ट पॉइंटिंग दिस 50 वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी। अब x की मदद से मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। जैसे नेम = रश्मि, अब मैंने नेम = रश्मि लिखा तो यहाँ पे नेम और ये रश्मि तो मेमोरी के अंदर दिख रहा है हमें, और नेम एक वेरिएबल है जो इसको रेफर कर रहा है। एज = 80, तो एज जो है वो यहाँ पे और 18 जो है वो मेमोरी के अंदर में है, तो एज उसको क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। अब अगर जब कभी भी मैं एज लिखूंगा तो मुझे वो क्या करेगा, यहाँ से जो वैल्यू 18 है वो निकाल के मुझे दे देगा। एक होता है डायनामिक टाइपिंग इन पाइथन। डायनामिक टाइपिंग क्या है, देखो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे वेरिएबल स्ट्रिक्ट बाइंडिंग नहीं होती है, स्ट्रिक्ट टाइप बाइंडिंग नहीं होता है पाइथन के अंदर में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे नेम = रश्मि मैंने लिखा तो यहाँ पे नेम को एक वैल्यू जो दिया वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो नेम एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। यहाँ पे 18 जो है वो एक न्यूमेरिक कैटेगरी में इंटीजर वेरिएबल है, तो एज का जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो इंटीजर है। मतलब वेरिएबल जिस टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है, कंटेन कर रहा है, उसके बेसिस पे आप उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या हम एक वेरिएबल को, जिसको यहाँ मैंने एज 18 दिया था, उसको आगे जाके मैं किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू दे सकता हूँ क्या, तो हाँ दे सकते हैं। ये पाइथन का ब्यूटिफिकेशन है। तो दैट इज नोन एज द डायनामिक टाइपिंग, इसी को हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट द वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर वो किसी एक टाइप को पॉइंट कर रहा है तो दैट कैन पॉइंट टू द अनदर टाइप ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। जैसे कि n = रश्मि लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने n = 18 डाल दिया। हेयर n इज द स्ट्रिंग वेरिएबल बिकॉज इट इज स्टोरिंग द स्ट्रिंग वैल्यू, and here n is the integer variable because now it's start storing the integer value। तो ये अगर आप C और C++ में कर रहे होते तो आपको एरर मिल जाता, जावा में कर रहे होते तो आपको एरर मिल जाता, बट यहाँ पे हमें इसका कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छा, पाइथन में कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है, कैसे उसका असाइनमेंट होता है ये भी समझिए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो सिंगल = ऑपरेटर होता है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसका काम है असाइन करना। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसे हम कहते हैं R वैल्यू और इसे हम कहते हैं L वैल्यू। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड के असाइनमेंट ऑपरेटर को जो राइट में लिखा गया दैट इज कॉल्ड R वैल्यू, जो लेफ्ट में लिखा गया दैट इज कॉल्ड L वैल्यू। तो राइट वैल्यू को क्या करेगा, ये असाइन करके देगा L वैल्यू को। तो पाइथन में होता क्या है कि जब कभी भी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो एक लिंक क्रिएट कर देता है, एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे n अभी किसको पॉइंट कर रहा था, रश्मि को, लेकिन अब क्या होगा जब n = 18 हो जाएगा तो n रश्मि को पॉइंट करना बंद करके किसको पॉइंट करना शुरू करेगा, 18 को पॉइंट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट्स, वी कैन डू द मल्टीपल असाइनमेंट्स। मान लो
एक से अधिक वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, ये इवैल्यूएशन कुछ ऐसे होगा, सबसे पहले c को 10 मिलेगा और फिर ये स्टेटमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब c की वैल्यू क्योंकि 10 हो चुकी है तो ये 10 इसकी जगह पे 10 आएगा c की जगह पे, और ये 10 जाकर फिर मिलेगा b को, फिर लिखा जाएगा a इक्वल टू बी। अब क्योंकि b की वैल्यू भी 10 हो चुकी है तो ये भी चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा 10, तो a इक्वल टू 10, मतलब a को भी 10, b को भी 10 और c को भी 10। एक यहाँ पे एक और असाइनमेंट होता है हमारे पास जिसमें हम चैन असाइनमेंट का कंसेप्ट करते हैं, मतलब अलग अलग वजह से मैंने लिखा a कॉमा बी कॉमा सी और मैं सबको अलग अलग वैल्यू देना चाहता हूँ 1 कॉमा 2 कॉमा 3। इसे अनपैकिंग या लिस्ट कहते हैं, सॉरी टपल कहते हैं इसे। अब यहाँ पे 1 किसको मिलेगा, a को, 2 किसको मिलेगा, b को, और 3 किसको मिलेगा, c को। तो इस तरह से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं पाइथन के। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द मल्टीपल वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू भी दिया जा सकता है पाइथन के अंदर में, ठीक है। इसे टपल्स के सेंस में अनपैकिंग टपल भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाउ वी कैन टेक द सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। तो देखो पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, सॉरी एक फंक्शन होते हैं जिसे हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ द इनपुट फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए आपको अलग से कोई लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है ना। टू इनपुट अ वैल्यू, आप इसकी मदद से एक वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इनपुट और यहाँ पे जो भी मैसेज आप दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मैं इनपुट कर रहा हूँ बट कोई मैसेज नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने आपके सामने आके मैं खड़ा हो जाऊँ चुपचाप, या आप एज ए स्टूडेंट मेरे पास आके चुपचाप खड़े हो जाओ, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, हाँ जी बताओ क्या चाहिए भाई आपको। तब आपने मुझे बोला सर मुझे ये दे दो, सर मुझे वो दे दो, सर मुझे ये बता दो। तो इन द सेम वे कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल रहा है ना, तो आपको इनपुट के साथ भी एक मैसेज फ्लैश करना होता है। जब आप मैसेज फ्लैश करते हो तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैसेज यूजर कैन कम टू नो कि व्हाट दे सपोज टू डू, व्हाट यू वांट, तो आपको क्या चाहिए। तो इन अ प्रोग्राम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो इनपुट ले और आप मैसेज के थ्रू बताते हो भाई अपना नाम दे दो, भाई अपना एड्रेस दे दो, भाई अपने मार्क्स बता दो, भाई अपना एज बता दो। तो लाइक दिस वी आर गिविंग द सम मैसेज। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, और जो वैल्यू वो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है। ये दिमाग में सेट करके रख लेना कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे तुम नंबर डाल दो, चाहे तुम लिस्ट के फॉर्मेट में डाल दो, टपल के फॉर्मेट डाल दो, इट्स ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। जब आप न्यूमेरिक के साथ काम करो, मैंने बोला भाई एंटर नंबर, अब मैंने बोला एंटर नंबर, मैंने बोला n इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, मैंने बोला भाई नंबर प्लीज, है ना, क्या बोला मैंने, नंबर प्लीज। अब आपने यहाँ पे जब नंबर डाला तो n, मान लो मैंने इनपुट करते समय यहाँ पे 5 डाला, तो n को पता है क्या मिलेगा, n यहाँ पे 5 एज ए स्ट्रिंग रख लेगा। अब n ने यहाँ पे 5 एज ए स्ट्रिंग जब रख लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आप उसके साथ कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। यू थिंक अबाउट दिस इज अ नंबर, बट वो तो स्ट्रिंग बन चुका है। तो अब उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्ट करते हैं इंट फंक्शन की मदद से। तो जैसे अब लिखा गया इनपुट अ नंबर प्लीज, तो अब आप इनपुट को जो भी नंबर दोगे, मान लो यहाँ पे नंबर मैंने 5 दिया जो कि 5 एज ए स्ट्रिंग था, इंट फंक्शन क्या करेगा, इस इंटीजर वैल्यू को, मतलब इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप इंट कर रहे हो तो डेटा में कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल नहीं होने चाहिए जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे आप पॉइंट में डाल दिया आंसर 5.3 लिख दिया, एरर आ जाएगा। आपने अपना अल्फा नाम डाल दिया, यहाँ भी एरर आएगा। और इस तरह के एरर को, एक्सेप्शंस को हम डेटा एरर के नाम से, डेटा टाइप एरर के नाम से, वैल्यू एरर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लोट फंक्शंस टू कन्वर्ट अ वैल्यू इन अ फ्लोट। नेक्स्ट है बूल फंक्शन टू कन्वर्ट अ वैल्यू इन अ बूलियन, है ना। तो इस तरह से आप, जैसे अब मैंने यहाँ पे नाम डाला एंटर नंजीब, यहाँ पे प्रिंट कर दें नंजीब, तो ये हमारा सिंपल हो गया। अब यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट का यूज किया, इंट लगा दिया, एंटर ए नंबर, मैंने 25 डाला, यहाँ पे प्रिंट नम कराए 25 आ गया, ठीक है। फ्लोट वैल्यू डाला, ये फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देगा, फ्लोट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की, हाउ यू विल गिव द आउटपुट। इनपुट के लिए हमने इनपुट किया क्या, आउटपुट के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, मैसेज डालिएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है। प्रिंट भी एक वैल्यू रिटर्न करता है। ध्यान रखना है पाइथन के अंदर में एवरी फंक्शन इफ नॉट रिटर्निंग वैल्यू देन ऑल फंक्शन विल रिटर्न नन वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा, नन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो प्रिंट इज अ बिल्ट इन फंक्शन जो आपको आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पे आउटपुट दिखाने के काम में आता है।
प्रिंट यूज करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वैल्यू देते हैं, आप उसके साथ दो आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं, एक सैप होता है, एक एंड होता है। सैप आर्गुमेंट बताता है कि दो वैल्यू के बीच में एज अ सेपरेटर क्या यूज होगा, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस होता है। एंड आर्गुमेंट ये बताता है कि आफ्टर प्रिंट कर्सर क्या करना चाहिए, मतलब प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, कर्सर कहाँ रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन पे भेजता है जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो नेम, अब ये जो आपने कॉमा दिया है यहाँ पे सेपरेटर काम करेगा, बाय डिफॉल्ट कॉमा को सेपरेटर मानते हैं, तो कॉमा की जगह पे जब ये प्रिंट कर रहा होगा तो हेलो और नेम के बीच में एक स्पेस डाल दिया, फिर इसने लिखा हेलो और ये दिया मैंने कॉमा दिस, तो अब क्या करेगा, यहाँ भी इसने सेपरेटर में क्या करेगा, इनके बाद ये ग्रेटर देन साइन के बाद हेलो के बाद अनजीवा स्पेस आ जाएगा। अब मैंने सेपरेटर में कह दिया, देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा, मैं कहा नहीं मैं चाहता हूँ हेलो और अनजीव के बीच में एरो आ जाए, तो मैंने एरो एज अ सेपरेटर सेट कर दिया। तब जैसे ही मैंने एरो एज अ सेपरेटर सेट किया, अब ये जब प्रिंट कर रहा है हेलो नेम, तो हेलो और नेम के बीच में अपने आप एरो आ जा रहा है। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे हैश सिंबल डाल दिया, नम कॉमा अमाउंट प्रिंट कर रहा हूँ, तो नम 25 अमाउंट अभी मैंने पीछे वाले वेरिएबल में क्रिएट किया था प्रोग्राम में, तो देखो 25 एंड 253.6 और उसके बीच में क्या आ गया, हैश का सिंबल। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सेपरेटर। अब जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेटर में स्लैश एन बोल दिया, तो हर वैल्यू के बाद कर्सर न्यू लाइन पे, नेम एक अलग लाइन पे आ गया, नम की वैल्यू अलग लाइन पे आ गई, अमाउंट की वैल्यू अलग लाइन पे आ गई। तो ये इसका काम है। अब जैसे मान लो मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट हेलो एंड प्रिंट हाई, जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो हेलो हाई मुझे अलग अलग लाइन में दिखता है। मैं चाहता हूँ नहीं हेलो के आगे कॉन्टिन्यूशन में हाई का आउटपुट आना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट हेलो में एंड का यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या है, स्लैश एन, तो कर्सर तो न्यू लाइन में चली जाएगी जब भी प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैंने यहां पे बोला कि इस प्रिंट के साथ, इस प्रिंट के लिए मैंने बोला कि तुम्हें कर्सर को न्यू लाइन में नहीं भेजना है, तुम्हें जस्ट एक स्पेस प्रोवाइड, कुछ भी नहीं देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्पेस भी नहीं है। और अब मैंने प्रिंट हाई लिखा, तो आउटपुट में देखो हेलो हाई कॉन्टिन्यूअस में आ गया, और हेलो और हाई के बीच में अपनी मर्जी से स्पेस भी नहीं आएगा। अगर स्पेस चाहिए तो एंड के साथ स्पेस लगा दीजिएगा, तब वो उस आउटपुट को दिखा सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड डॉलर, हेलो एंड डॉलर, तो हेलो जब प्रिंट हुआ तो बाय डिफॉल्ट तो ये नेचर था कि न्यू लाइन में जाना था, लेकिन इसने कहा नहीं आपको डॉलर डालना है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे डॉलर डाला और उसके साथ हाई सिंबल को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टाइप्स। मैं बहुत देर से डेटा टाइप बोल रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो कि भाई सर कौन से डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। मैं ये जूम कर रहा हूँ ना कि आपने क्लास 11 में कुछ पढ़ लिया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो अब आते हैं डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप विच इज गोइंग टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द डेटा एज वेल एज एसोसिएटेड ऑपरेशन विद द डेटा। तो किसी भी डेटा को, हर डेटा का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई सेंस होता है, तो इट मीन्स आइडेंटिफाई द डेटा टाइप एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशन फॉर इट। देखो पाइथन के अंदर में ना कोड डाटा टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिक कैटेगरी का डेटा टाइप्स होता है, हमारे पास स्ट्रिंग कैटेगरी का होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, और एक हमारा होता है स्पेशल जिसे हम नन कहते हैं। एक हमारा नन डेटा टाइप भी होता है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन इज ऑल्सो द सब पार्ट ऑफ इंटीजर। अब ऐसा क्यों है, देखो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वहां पे बुलियन डेटा टाइप ना सिर्फ 1 बिट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब 1 बिट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, लेकिन 1 बिट के लिए कहां से मेमोरी लेके आएंगे, मिनिमम 1 बाइट दिया जाएगा। और जो 1 बिट होता है ना बुलियन में, जैसे हम दो वैल्यू की बात करते हैं, एक होता है हमारा ट्रू और एक होता है हमारा फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे 0, तो ये दोनों कैसा वैल्यू हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, तो इंटरनली ट्रांसलेट हो रहा होता है। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई बुलियन इज द सब कैटेगरी ऑफ इंटीजर, या वाई बुलियन डाटा टाइप इज ऑल्सो नोन एज द इंटीजर। तो रीजन आपको यही बताना है कि बुलियन इंटीजर इसलिए होता है क्योंकि बुलियन ट्रू की जगह पे 1 और फॉल्स की जगह पे 0 स्टोर करता है, और 1 एंड 0 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट हो जाता है नंबर कैटेगरी में, कॉम्प्लेक्स हो जाता है नन, जो कि नन वैल्यू को सपोर्ट करता है। सीक्वेंस में 3 तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप हैं, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। और उसके बाद एक हमारा सेट डेटा टाइप होता है जो सेट ऑफ यूनिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैपिंग डेटा टाइप जो डिक्शनरी होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें से कौन सा डेटा टाइप मैपिंग डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम जब न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक आपको मैंने बताया था बुलियन भी होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स 2 तरह के हो गए, एक इंटीजर साइन इंटीजर जो कि मतलब प्लस माइनस नंबर, कोई भी नंबर की हम बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बुलियन जो कि ट्रुथ वैल्यू यानी कि ट्रू एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स एंड ट्रू बिहेव लाइक अ 0 एंड 1, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि
जो थ्योरेटिकल एग्जाम, कई बार ना बोर्ड एग्जाम में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, फिलअप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा थ्योरी बेस्ड होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स को पाइथन में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम 3 तरह से लिख सकते हैं इंटीजर को। एक डेसिमल इंटीजर होता है जो नॉर्मली आप लिखते हो। पाइथन के अंदर में कभी भी 0.25 नहीं स्टोर कर सकते हो तुम सोचो कि नंबर के पहले 0 लगा दें, ये पाइथन में नहीं होता है। 0.25 हम नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते हैं कि 0 लगाते ही पाइथन क्या है ना, उसको स्पेशली ट्रीट करना स्टार्ट करता है। दे अज्यूम दैट कि इट मे बी यू आर राइटिंग ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल, क्योंकि ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 के बाद हमें एक अल्फ़ाबेट लिखना होता है। ऑक्टल के केस में अल्फ़ाबेट O होता है। कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? ऑक्टल के केस में O होता है, और हेक्साडेसिमल के केस में X होता है। ये स्मॉल और कैपिटल दोनों ही हो सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 को डेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल में भी हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में 5A लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में ही फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जहां पे नंबर इन डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, इन फ्रैक्शंस होते हैं, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। जैसे x इक्वल टू 25 पॉइंट दिस। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, प्लेन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 26.669, मैंने इसका डेटा टाइप पता किया। टाइप फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जिसकी वजह से आप डेटा टाइप पता कर सकते हैं। और तो डेटा टाइप अमाउंट, तो इसने अमाउंट बता दिया, अमाउंट का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, टाइप पूछ रहा हूँ तो क्या दे रहा है ये मुझे, फ्लोट वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था कि a प्लस bij के फॉर्म में, bj के फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो a है वो रियल नंबर है और b जो है वो इमेजनरी नंबर है। a और b दोनों ही इंटरनली फ्लोटिंग नंबर के तौर पे स्टोर होते हैं। तो जैसे t इक्वल टू 2 प्लस 3j किया तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये 5j नहीं करेगा, ये 2 अलग है, 3 अलग है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेज। तो अगर आप वेरिएबल के नाम यानी कि ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट रियल लगा दोगे तो उसका रियल पार्ट प्रिंट करेगा यानी कि 2 प्रिंट करके देगा, और अगर आप इमेज लगा दोगे तो इमेजनरी पार्ट प्रिंट करके देगा यानी कि 3 देगा। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 प्लस 3j लिखा है ना। अब अगर मैं को डॉट रियल कर रहा हूँ तो ये मुझे 5.0, देखो मैंने 5 लिखा था, आउटपुट क्या आ रहा है 5.0। और को डॉट इमेज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे क्या है 3.0। और जब मैं इसके डेटा टाइप को चेक कर रहा हूं तो ये मुझे क्या बता रहा है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। द नेक्स्ट इज द सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा टाइप इज द ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ द आइटम्स होता है या एलिमेंट्स होता है, दैट इज इंडेक्स्ड बाय द इंटीजर नंबर। तो ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में आपने उसको रखा उसी ऑर्डर में स्टोर होगा, और एज पर देयर प्रेजेंस, एज पर देयर अपीयरेंस या ऑर्डर कह सकते हो, उसको एक इंडेक्स नंबर मिल जाएगा जो हर एक सीक्वेंस डेटा टाइप में होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन। एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और एक टपल्स है, ठीक है। अभी मैंने डेटा में स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस होता है और यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है। पाइथन के अंदर में स्ट्रिंग जो होगा वो यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होता है, जो एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है। 2 तरह का कैरेक्टर कोड होता है, एक हमारा स्काई होता है और एक हमारा यूनिकोड होता है। स्काई क्या होता है, दिस इज द 7 बिट्स कोड, जहां पे सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट की जगह थी, हिंदी और अदर लैंग्वेज के लिए वहां कोई जगह नहीं था। लेकिन जब हम यूनिकोड लैंग्वेज को यूज करने लगे तो हमारे पास टोटल 2 है ना, मतलब टोटल 16 बिट्स का होता है, तो 16 बिट का कैरेक्टर सेट बन गया। अब 16 बिट को अगर आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करोगे ना तो 65,000 का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे। तो 65,000 कैरेक्टर्स जो हैं ये हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग 2 तरीके से हम बना सकते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। जब आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हो तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहते हैं, जब मल्टी कोट मतलब ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं तो वही स्ट्रिंग हमारा क्या बन जाता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट की बात कर लें। लिस्ट क्या होता है, इट इज अ लिस्ट कॉमा सेपरेटेड। पार्ट 2 में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में, क्योंकि क्लास 11th में आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी का, आपको अगर याद होगा तो उस टॉपिक को अभी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम सारे सीक्वेंशियल डेटा टाइप, इवन डिक्शनरी और अदर कंसेप्ट जो जरूरी है उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लास 12 की सारी तैयारी मैं करवा दूं, और कुछ स्पेशल डिस्कशन भी होगा जो बोर्ड पेपर से रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट की बात करें, लिस्ट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एनी डेटा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखना है, आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बट कंडीशन है
कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए और वो कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ 1 2 3, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ये लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यू हो गया, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया, और ये कंबाइंड हो गया, मिक्स हो गया। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर में सारा इंटीजर वैल्यू ही होगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब अलग अलग पर्पस है। यहाँ पे रोल नंबर कह लो, यहाँ पे मार्क्स कह लो, यहाँ पे नाम कह दो, यहाँ पे कह दो कि भाई सारा डिटेल आ गया, रोल नंबर भी आ गया, मार्क्स भी आ गया। तो लिस्ट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंडेक्स पोजीशन। इसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। लिस्ट को जब भी एक्सेस करना होता है, दो तरह के इंडेक्सिंग होते हैं, बताया गया था आपको, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं जब आप 0 से स्टार्ट होके n-1 पे आते हो। n क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द टपल या स्ट्रिंग है। और बैकवर्ड जो होता है वो -1 से लेके माइनस लेंथ तक जाता है। ठीक है, करेंगे डिस्कस अभी इसके बारे में। टपल्स क्या होता है? टपल इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, but there is a one difference between the list and tuple. List is a mutable while tuple is the immutable data type. It can also store the any data type value inside the parenthesis. This second difference क्या मिला कि यहाँ पे parenthesis यूज हो रहा है और वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने सारे वैल्यू सेम लिखे हैं, बट बस एक ही चेंज किया मैंने, क्या लगा दिया यहाँ पे? parenthesis लगा दिया इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो tuple is also can be accessed with the help of the index position 0 1 2 3। इसके बाद हमारा आता है मैपिंग डेटा टाइप एंड दैट इज द डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज द कलेक्शन अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ की वैल्यू आइटम, की वैल्यू एंड द वैल्यू इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज यानी कि ब्रेसेस का होता है। दिस इज ऑल्सो द कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स होता है, जिसे हम आइटम्स कहते हैं। ध्यान रखना है डिक्शनरी में कभी भी दो कीज एक जैसा नहीं हो सकता, मतलब डुप्लीकेट की जो है वो अलाउड नहीं है। लिखने का तरीका होता है कि कॉलन, यहाँ पे कॉलन लगता है, यहाँ पे जैसे जे कॉलन जैन लिखा गया तो जे हमारा की हो जाएगा और जैन हमारा वैल्यू हो जाएगा। कॉमा एफ कॉलन फैब लिखा गया तो एफ का मतलब एफ हमारा की हो गया और फैब हमारा वैल्यू हो गया। एम मार्स लिखा गया। ठीक है, अब जब हम किसी डिक्शनरी के एलिमेंट को वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ता है, जैसे मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा, फिर हमने उसमें इंडेक्स पोजीशन यानी कि की वैल्यू बता दी। जैसे ही मैं इतना बताऊंगा ये मुझे आउटपुट दे देगा जैन। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का। ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? देखो, दो तरह के डाटा टाइप होते हैं पाइथन में। एक होता है जो अलाउ करता है इन प्लेस चेंज। इन प्लेस चेंज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने लिखा x = 30, ठीक है, x = क्या लिखा? 30। अब अगर मैं इसको कंप्यूटर की मेमोरी में देखूंगा तो ये कुछ ऐसा डायग्राम हमें बना के देगा कि x एरो 30। अब मैं यहाँ पे x = x + 5 लिख देता हूँ, यानी कि 35। अब ये यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला 30 चेंज हो गया 35 हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये अपनी जगह पे 30 ही रह गया मेमोरी पे। इसने क्या किया, कंप्यूटर ने एक अलग मेमोरी रिजर्व किया, उसकी वैल्यू 35 कर दी और एक्स ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई डेटा टाइप इस नेचर को फॉलो करता है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं होने देगा तो उसे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। एंड द डेटा टाइप विच अलाउ टू मेक द चेंज एट द सेम मेमोरी लोकेशन विदाउट क्रिएटिंग द अनदर ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, उसे हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स कहते हैं। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या हैं? हमारे पास जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टपल्स, यानी कि 5 डेटा टाइप को नाम रखना है। और म्यूटेबल, इनम्यूटेबल में क्या होगा? वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज अ रेफरेंस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। ईच टाइम व्हेन वी चेंज द वैल्यू द वेरिएबल रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंज। जब भी आप उसको चेंज करते हो वो एक नए लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देता है, जिसको पहले पॉइंट किया था उसका रेफरेंस हट जाएगा वहां से। अगर किसी वेरिएबल का मान लो आपको ये पता करना है कि वो कौन से मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम है आईडी। जैसे मैंने अभी बिल्ट इन फंक्शन एक टाइप बताया था, जैसे हम डेटा टाइप पता कर सकते हैं। आईडी से हम ये पता कर सकते हैं कि जो डेटा स्टोर हुआ है वो कंप्यूटर के किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। तो उसके लिए होता है आईडी और वेरिएबल का नाम, तो उसका मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल 254 लिखा, तो मैंने यहाँ पे आईडी कैलकुलेट करके चेक किया तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है। फिर मैंने वेरिएबल 369 लिखा, इसका आईडी चेक किया, तो आप देख सकते हो एवरी टाइम्स वेरिएबल का नाम हमने तो वही रखा था बट वैल्यू मैंने चेंज कर दिया तो उसकी आईडी भी यहाँ पे चेंज हो गई, उसने पॉइंटिंग अलग करने लगा। अब जैसे नेम अंजीब सिंह लिखा, मैंने आईडी चेक किया दिस, फिर मैंने नेम में ये डाटा डाल दिया, अब मैं आईडी चेक कर रहा हूँ तो ये हो गया, तो दोनों की आईडी क्या हो गई हमारी? चेंज हो गई। तो इस तरह से आईडी हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, और इम्यूटेबल टाइप्स के कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल बना दिया, एक मैंने यहाँ पे टपल बना दिया 5 6 7 और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं
मैं इसके सेकंड इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को यानी कि 7 की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा वैल्यूज 2 इक्वल टू 60। तो जब मैंने वैल्यूज 2 इक्वल टू 60 लिखा तो इसने क्या दे दिया मुझे, टाइप एरर दे दिया कि कह रहा है कि टपल जो है वो आइटम असाइनमेंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे इम्यूटेबल डाटा टाइप में मैंने चॉइस इक्वल टू ट्रू लिखा, यहाँ पे मैंने आईडी चेक किया, बुलियन भी हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है, चॉइस ट्रू, आईडी चेक किया तो ये आ रहा है, फॉल्स लिखा तो आईडी चेक किया तो देखो आईडी चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो कि आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे इम्यूटेबल डाटा टाइप इन प्लेस चेंज अलाउ नहीं करता है। लेकिन उसी तरह पर अगर हम म्यूटेबल की बात करें ना तो वो इन प्लेस चेंज अलाउ कर देता है। इन प्लेस चेंज अलाउ का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिस्ट लिखा, अब इसकी आईडी चेक की और मैंने बोला लिस्ट के 1 इंडेक्स पोजीशन पे, ये इंडेक्स पोजीशन 0 है, ये 1 है और ये 2 है, मैंने बोला इन 1 इंडेक्स पोजीशन को चेंज करके 60 कर दो। फिर एक तो एरर नहीं आया, टपल वाले में भी एरर देखा था आपने, और यहाँ पे जब मैं आईडी चेक कर रहा हूँ तो आईडी भी हमें दिख रहा है, सेम आईडी दिख रहा है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और चेंज भी हो गया हमारा। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेबल। डिक्शनरी के केस में भी होता है बट डिक्शनरी वैल्यूज म्यूटेबल होता है, की म्यूटेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, की को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 को 1 दिया, 2 को 2 दिया, डिक्शनरी चेक कर रहा हूँ, आईडी इसकी 640 है, लास्ट में यहाँ भी 640 है, डिक्शनरी के 2 इंडेक्स पोजीशन पे, यहाँ पे 2 में टी कैपिटल था, मैंने इसको स्मॉल बना दिया और मैं चेक कर रहा हूँ ये स्मॉल बन भी गया और ये चेंज हो भी गया और हमें कोई एरर भी नहीं मिला और रेफरेंस भी वही रह गया। तो इसे हम कहते हैं इन प्लेस चेंज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स एंड इट्स डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड टाइप्स। ऑपरेटर्स अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई एक्शन ट्रिगर करना होता है, कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करना होता है तो वो हमेशा ऑपरेटर की मदद से ही होता है। और मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर विच रिक्वायर अ सिंगल ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर विच रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे यूनरी में मैंने आपको बताया था प्लस एंड माइनस के बारे में, लेकिन जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं बाइनरी में। तो सबसे पहले हम बात कर ले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो मतलब जो सिंपल कैलकुलेशन होता है या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होता है, जहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होती है, वहाँ मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। और हमारे पास कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं देखिए, पहले 2 तो आपके पास यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है। यूनरी प्लस दैट इज एक्सप्लिसिटली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, अ नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। बट अब एक चीज ध्यान रखना, आप प्लस माइनस प्लस अगर नहीं लगाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट नंबर पॉजिटिव ही होता है ना। मैथ्स में भी हमें यही बताया गया था। 2 चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते थे मैथ्स में कि कोई भी नंबर अगर आपने लिखा है, जैसे आपने 5 लिखा है तो 5 इज अ पॉजिटिव, लेकिन अगर आप -5 लिखना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ भी है यूनरी माइनस के साथ। इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर विच इज गोइंग टू ऐड द 2 नंबर्स। बाइनरी माइनस बाइनरी, मैंने इन दोनों में बाइनरी बाइनरी इसलिए लगाया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि एक जगह ये यूनरी का काम कर रहा है और एक जगह ये बाइनरी का काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, 13 और 5, a प्लस बी किया तो 18 हो गया, a माइनस बी किया तो 8 आ गया। ये एक्सप्लिसिट ये हम कहाँ पे कर रहे हैं पता है? 2 तरह का कोड बताया था, एक इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट। तो अभी मैं इंटरेक्टिव मोड में इसको रन करा रहा हूँ। ठीक है, और माइनस से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई क्या करता है, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड डिवाइड क्या करेगा, रिटर्न द कोशेंट ऑफ द 2 नंबर्स। ये हमेशा फ्लोट में आउटपुट देता है। जो डिवाइड ऑपरेटर है, कोशेंट ऑपरेटर, वो हमेशा फ्लोट वैल्यू आपको एज ए आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू रिटर्न्स अ इंटीजर कोशेंट। बट इंटीजर कोशेंट जैसे कि मैं 9/6 करूंगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.5 आ रहा है, लेकिन इसने क्या आउटपुट दिया मुझे, 1 दिया। तो सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा फ्लोट डिवीजन के साथ। फ्लोट डिवीजन के केस में ये तो नॉर्मल पाइथन का रूल है कि अगर 2 डेटा टाइप के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर मान लो सेकंड जो ऑपरेंड है अगर वो फ्लोटिंग नंबर होगा या फर्स्ट ऑपरेंड अगर फ्लोटिंग होगा या दोनों ही फ्लोटिंग होगा तो उस केस में फ्लोट डिवीजन भी हमें रिजल्ट फ्लोट में ही देगा। क्या देगा वो हमें, फ्लोट में ही रिजल्ट देगा। बट वो क्या करेगा, सिर्फ पॉइंट के बाद 0 लगा देगा। नहीं समझे? मतलब कहने का अर्थ है कि 5.0 को अगर मैं फ्लोट डिवीजन 2 से करूंगा तो ये मुझे आउटपुट 2.0 देगा, 2.5 तो ये अभी भी नहीं देगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। आगे बताएंगे मैं आपको कि कैसे हो रहा है ये। एक फ्लोट और एक इंटीजर है, इसलिए रिजल्ट भी हमें फ्लोट में ही मिलेगा।
इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑपरेटर इस विल रिटर्न द मॉडुलस, रिटर्न द रिमाइंडर। इफ यू डिवाइड द 9 by 6 देन यू विल गेट द 3 एज अ रिमाइंडर। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो रेस टू द पावर के काम में आता है। एक्सपोनेंट हमेशा लेफ्ट टू लेफ्ट इवेल्युएट होता है, ठीक है। जैसे 3 to the power 2, 9 to the power 2 power 3, तो पहले ये क्या करेगा 2 का पावर 3 कैलकुलेट करेगा और फिर ये 2 का पावर 2 the power 3। 2 का पावर 3 क्या होता है 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 8, तो ये 2 का पावर 8 कैलकुलेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। असाइनमेंट एंड ऑगमेंटेड ऑपरेटर कैसे कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज गोइंग टू असाइन अ वैल्यू टू द ऑपरेंड। अभी मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एल वैल्यू होता है और एक आर वैल्यू होता है हमारा। तो जो आर वैल्यू होता है वो एल वैल्यू को दे दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू 20 लिख दिया तो 20 आर हो गया, x हमारा एल हो गया। ये 20 असाइन किया गया x को और ये काम कौन करता है? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऑगमेंटेड ऑपरेटर भी हैं या अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आप देखा है उसके साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? ऐड एंड असाइन, ऐड एंड असाइन। तो जैसे मान लीजिए a की वैल्यू यहाँ पे 13 है, b की वैल्यू 5 है, यहाँ पे लिखा गया a प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस बी। मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि a के वैल्यू 5 से इंक्रीज कर दो, a की वैल्यू 5 से इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे a की वैल्यू जब 5 से इंक्रीज होगी तो क्या बन गई 18। a माइनस इक्वल टू b, मतलब a की वैल्यू b की वैल्यू से कम कर दो। अब जैसे b यहाँ पे 5 है तो a की वैल्यू 5 से कम कर दो, तो 18 माइनस b करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑगमेंटेड ऑपरेटर यूज होता है। मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करो फिर असाइन करो, है ना। डिवाइड, तो पहले डिवाइड करो फिर असाइन करो, फिर फ्लोर करो फिर असाइन करो, फिर रिमाइंडर निकालो फिर असाइन करो, और एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो, एक्सपोनेंट निकालो। इनको आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके सारे एग्जाम्पल को आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि कहाँ तक ये सही सही आपको रिजल्ट बता रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के बीच में जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक डबल इक्वल टू होता है जिसे हम इक्वलिटी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, एक सिंगल नॉट इक्वल टू होता है। इक्वलिटी ऑपरेटर इज गोइंग टू चेक द टू वैल्यूज कि दे आर इक्वल और नॉट। इफ दे आर इक्वल इट इज रिटर्निंग ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। Not equal to be also used to compare the two values for inequality, and if the first value, if it is true, मतलब both are the non-equal value, unequal value, then it will return true, otherwise return false. Less than and greater than, less than is used to compare two values and it will return either true or false. If the first value is less than the second value, then return true, otherwise return false. Greater than, equal, greater than, the same thing. It's return true if the first value is greater than the second value. Less than or equal to, it is going to check the two things. Either the first operand is the less than second or maybe equal to the second. In a both condition, it will return, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 5 less than equal to 5, 5 छोटा नहीं है 5 से, 5 इक्वल है इसलिए ट्रू हो गया। 5 greater than equal to 5, 5 बिगर नहीं है, 5 इक्वल टू है इसलिए ट्रू हो गया। तो ये दो चीज चेक करता है कि ग्रेटर देन, अगर हम यहाँ पे 6 greater than 5, 6 greater than equal to 5 चेक करेंगे तब भी हमें ट्रू मिलेगा, लेकिन 4 greater than equal to 5 चेक करेंगे तो 4 5 से ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, इसलिए क्या मिलेगा हमें फॉल्स मिलेगा। पाइथन के अंदर में चेन कंपैरिजन भी अलाउड होता है, जैसे लिखा हुआ है 1 लेस देन 2 लेस देन 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 2 से तो लेस देन हो एंड 2 जो है वो 3 से लेस देन हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज लेस देन 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 ग्रेटर देन 1 एंड 2 लेस देन 3, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। तो ये पाइथन के अंदर में अलाउड है। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन अ रिलेशनल ऑपरेटर्स रिजल्ट, यानी इट्स ऑलवेज वर्क ऑन द बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। तो तीन तरह के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट एंड और। नॉट इज गोइंग टू चेक द नेगेटिव कंडीशंस, रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मान लो जहां भी आपने नॉट लगा दिया, मान लो ए की वैल्यू आपने 5 दे दी, तो ए के पास जो 5 है वो ट्रुथ वैल्यू के हिसाब से ट्रू है, और मैंने लिख दिया नॉट ए, तो ये मुझे फॉल्स देगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू था। तो नॉट ट्रू क्या हो जाता है? फॉल्स। अगर ए इक्वल टू 0 होता, ए इक्वल टू 0 होता और मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट ए, तो ये हमें क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ए 0 का मतलब फॉल्स होता है, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू होता है। यहाँ पे ए इक्वल टू 5, नॉट ए का मतलब 5 ट्रू है, नॉट ए बोल दिया यानी कि नॉट
तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड क्या करता है, इट इज गोइंग टू कंबाइन द टू कंडीशंस एंड इफ द बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यूज, अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। और क्या करेगा, इट कंबाइन द टू कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जैसा लॉजिकल ऑपरेटर देखिए, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू, नॉट 5 ग्रेटर देन 4, तो 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू आ रहा था, तो नॉट ट्रू क्या हो गया, फॉल्स। 5 लेस देन 4 फॉल्स, नॉट 5 लेस देन 4, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। नाउ चेक द एंड ऑपरेटर, जैसे मैंने 5 ग्रेटर देन 6 लिखा तो ये तो फॉल्स है हमारा, बट 7 ग्रेटर देन 4, 7 लेस देन 4 क्या आ गया, ट्रू हो गया। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स एंड 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू। देन क्या मिला हमें, सॉरी ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था ना, और ये हमारा फॉल्स और ये हमारा ट्रू है। ये क्या है, ये भी ट्रू है, बट ये जो है 7 लेस देन 4 फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या मिला, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या मिला, फॉल्स। और ये फॉल्स एंड ट्रू क्या मिला, फॉल्स। लेकिन अब दोनों ही कंडीशन देखो, 5 लेस देन 6 एंड 7 ग्रेटर देन 4 बोथ आर द ट्रू, तो क्या दे रहा है ये मुझे, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। 5 ग्रेटर देन 6 और 7 लेस देन 4, और के केस में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। हाँ, कोई भी एक ट्रू होगा तो आपको ट्रू दे देगा। 5 ग्रेटर देन 6 और 7 लेस देन 4, अब 5 ग्रेटर देन 6 क्या है, फॉल्स। 7 लेस देन 4 क्या है, फॉल्स, तो क्या मिला, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू, क्या मिला, ट्रू। 5 लेस देन 6 ट्रू, 7 गेट लेस देन 4 फॉल्स, क्या मिला, ट्रू। 5 लेस देन 6 ट्रू, 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू, ट्रू है, ट्रू क्या मिला, ट्रू। तो ऑफ और के केस में कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ सीक्वेंस। मान लो आपने लिस्ट बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया, टपल बना दिया, डिक्शनरी बना दिया, और आप चेक करना चाहते हो कि ये वाला वैल्यू इस डिक्शनरी में है कि नहीं, ये वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं, ये वैल्यू इस टपल में है या नहीं। तो इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। इन कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब वो एग्जिस्ट करता है, और नॉट इन कब रिटर्न ट्रू करेगा, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने नेम में लिखा गुड इवनिंग, मैंने पूछा आई इन नेम, तो ये चेक कर रहा है कि क्या आई नेम का जो वैल्यू गुड इवनिंग है उसमें कहीं आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो है, तो इसने ट्रू दे दिया। मैंने पूछा आई नॉट इन, मतलब आई नहीं आया है क्या, इसने बोला फॉल्स, मतलब कह रहा है नहीं आई आया हुआ है, आप गलत पूछ रहे हो। टी इन नेम, अब टी देखो गुड इवनिंग में कहीं नहीं है, तो क्या हो गया, फॉल्स। टी नॉट में क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद मान लो कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 20 लिस्ट का पार्ट है कि नहीं, तो क्या मिला, फॉल्स। 50 लिस्ट का पार्ट है कि नहीं, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो जहां फॉल्स आया था वहां ट्रू हो जाएगा, जहां फॉल्स ट्रू था वहां पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो, जो डबल इक्वल टू है ना, उससे हम दो वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि द बोथ वेरिएबल आर पॉइंटिंग द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट, जैसे पाइथन में क्या होता है कि a इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल टू पे 10 लिखा, तो पाइथन क्या करेगा, मेमोरी तो एक ही रखेगा 10 के साथ, और a को भी इसी को पॉइंट करने के लिए कह देगा और b भी इसी को पॉइंट करने के लिए कहेगा। अब मान लो इसका मेमोरी एड्रेस 52900263 कुछ भी हो, तो अब a का भी आईडी 52900263 है और b का भी आईडी 529, मतलब b ने भी इसी लोकेशन को पॉइंट किया और a ने भी इसी लोकेशन को पॉइंट किया। तो ऐसे केस में अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या दोनों ने सेम लोकेशन को पॉइंट किया, दो वेरिएबल, तो वहां पे हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। अगर इस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों वेरिएबल अगर सेम पॉइंट कर रहा है, बोथ अपरेंट हैव द सेम आइडेंटिटी मीन सेम मेमोरी एड्रेस, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। और इज नॉट, नॉट इज नहीं, इज नॉट, इनके केस में होता है इन एंड नॉट इन, और यहां होता है इज एंड इज नॉट। इज नॉट क्या करेगा कि अगर दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा मुझे। देख सकते हो एग्जांपल में, नेम में हेलो स्टूडेंट, इसने क्या किया, नेम इज नेम टू क्या दिया, फॉल्स दिया। नेम डबल इक्वल टू नेम टू, ट्रू दिया। इज नॉट ट्रू, फॉल्स ट्रू दिया। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है ना कि जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, स्ट्रिंग एक बिगर वैल्यू है, तो उस केस में वो सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं पॉइंट करता। हाँ, अगर सिर्फ हेलो हेलो होता तो काम चल जाता, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो काम करना बंद कर देता है। देखो दोनों का सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है, वैल्यू सेम है बट लोकेशन सेम नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी पे काम करता है, मतलब बिट्स के ऊपर काम करता है। तो बिटवाइज ऑपरेशन करना हो तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं स्मॉल एंड का इस्तेमाल करते हैं एंड के लिए, जहाँ पे अगर दो वन वैल्यू, मतलब बाइनरी फॉर्म में दो वन मिलेगा, 1 and 1, तो ये हमें 1 देगा,
0 एंड 1 हमें 0 देगा, 1 एंड 0 हमें 0 देगा, 0 एंड 0 तो 0 देगा ही है। तो ये बिटवाइज एंड और ये इसके लिए यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए हम नॉट लगा देते हैं। अगर बाइनरी लेवल पे आपको काम करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिन फंक्शंस होते हैं बाइनरी के अंदर में, पाइथन के अंदर में, जिसकी मदद से आप किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज द बिन फंक्शन। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस काफ़ी यूजफुल चीज़ है। ये कैसे यूजफुल है बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इससे रिलेटेड हैं। एक्सक्यूशन ऑफ ऑपरेटर डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। मतलब कहने का अर्थ है कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए 5 + 2 × 3 तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं मिस्टेक, हम 5 + 2 पहले करके फिर 7 3 करते हैं, 21 कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये कहता है कि पहले हमें लिखना पड़ेगा 5 + 6 और ये हो जाएगा 11। अब ये क्यों हो गया 5 + 6 11 क्यों हुआ? रीजन ये है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहता है कि फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई देन वी कैन ऐड, बट हमने यहां क्या किया, फर्स्ट हमने ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई किया, जो कि गलत प्रोसेस है। तो इसी चीज को जानने के लिए हमें ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को जानना होता है। अगर मैं हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर देखूं, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर देखूं, ये ऊपर जो आया वो पैरेंथेसिस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट है। किसी के अंदर पैरेंथेसिस लगा दो उसका काम पहले होगा, उसके अंदर ऑपरेटर क्या है उससे कोई बहस ही नहीं है। फिर आता है एक्सपोनेंशिएशन सेकंड प्रायोरिटी पे, है ना। यानी कि अगर मान लो किसी ने लिखा 5 + 2 का पावर 3 तो हम पहले पावर कैलकुलेट करेंगे फिर 5 ऐड करेंगे। फिर आता है बिटवाइज नॉर, फिर आता है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, मतलब उसको नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फ्लोर डिवीजन मॉडुलस, यानी कि 5 + 2 का पावर 3 2 × 3 पावर 6। तो ये क्या होगा, पहले 3 का पावर 6 कैलकुलेट होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। सबसे लोअर प्रायोरिटी जो होती है वो और ऑपरेटर की होती है। किसकी होती है, वो और की होती है। फिर नॉट होती है, एंड होती है, और इस तीनों में नॉट की ज़्यादा होती है। रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आता है नंबर उसका, यानी कि अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो पहले अर्थमेटिक करेंगे, फिर रिलेशनल पे आएंगे और फिर लॉजिकल पे आएंगे। सबसे हाईएस्ट पे पैरेंथेसिस एंड सेकंड हाईएस्ट कौन है, एक्सपोनेंशिएशन, एंड लोएस्ट कौन है, और ऑपरेटर। पाइथन मतलब बोर्ड एग्जाम में पाइथन एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। अब उस इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इसका ज्ञान होना ही चाहिए। किसका ज्ञान, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस का ज्ञान। इन अ पाइथन एक्सप्रेशन इज द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं पाइथन में। कौन कौन सा होता है, जरा ध्यान से दीजिएगा। डिपेंड अपॉन द देयर वैल्यूज एंड ऑपरेटर, उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं। जब आप किसी नंबर के ऊपर काम कर रहे होते हो और आप उसमें फिर लगा देते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वो हमारा अर्थमेटिक हो जाता है। उसी जगह पे अगर आपने 2 नंबर्स या 2 वैल्यूज के ऊपर में लेस देन, ग्रेटर देन का कंसेप्ट लगा दिया तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि अगर आपने एंड और का इस्तेमाल कर दिया उसके अंदर में तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस बन जाएगा। और अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर कोई काम करना शुरू कर दिया तो वो हमारा स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस के नाम से जाना जाता है। अब आती है बात टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन मैं पीछे भी बता रहा था आपसे कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो समझिए, जब किसी भी डेटा टाइप को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है या कन्वर्ट होता है तो उसे हम टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। पाइथन के अंदर में 2 तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब हो गया जो आप इंटरनली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब हो गया जो पाइथन इंटरनली करता है, जो पाइथन खुद से करता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया जो पाइथन को से करवाया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। जो एक्सप्लिसिट होता है उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि इसको ट्रांसलेट करो, जैसे आपको बताना है कि किस टाइप में ट्रांसलेट करना है और किसको ट्रांसलेट करना है, किसको कन्वर्ट करना है। जैसे इनपुट फंक्शन में मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग वैल्यू। अब उस स्ट्रिंग को मान लो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको याद होगा कि आपने यहाँ पे एक इंट स्टेटमेंट लिखा था, इंट फंक्शन लिखा था, इंट, str, bool, float,
ये सारे टाइप कास्टिंग फंक्शंस होते हैं जो किसी दूसरे टाइप को अनदर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे इंट बताया कि अमाउंट और क्वांटिटी का जो रिजल्ट आएगा बाय डिफॉल्ट तो फ्लोट में आएगा, उसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट मान लो जैसे जो भी आ रहा है, ये 10 ग्रेटर देन 20, तो ये क्या हो गया 10 ग्रेटर देन 20, ये हो गया फॉल्स। एंड 5 लेस देन 10, तो ये हो गया ट्रू। एंड फॉल्स एंड ट्रू हमारा क्या होगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब इंटीजर में क्या होता है 0। आपने बोला इंट वैल्यू, मतलब भाई इसको वैल्यू कन्वर्ट कर देखो, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट किया इसने 0। ठीक है, इम्प्लिसिट मैंने बता दिया टाइप कन्वर्जन, जहाँ पे कि टाइप कन्वर्जन जो होता है वो इंटरनली होता है, पाइथन खुद से करता है। इसे टाइप कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक्सप्लिसिट को टाइप कास्टिंग कहते हैं और इम्प्लिसिट को टाइप कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है और ये हमेशा बिगर टाइप में होता है। मतलब इंटीजर से फ्लोट जा सकता है, फ्लोट से इंटीजर नहीं आएगा, डाटा लॉस नहीं करा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 25.36 और 5 है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो एक फ्लोट वैल्यू था और एक इंटीजर वैल्यू था। तो फ्लोट एंड इंटीजर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। कमेंट्स मैंने बताया था पाइथन में दो तरह से कमेंट लिखते हैं। कमेंट होता क्या है, कमेंट एक नॉन स्किटेबल स्टेटमेंट होता है जिसको पाइथन इग्नोर करता है। लिखते क्यों है भाई, अरे आपके प्रोग्राम के पर्पस बताने के लिए। आपको अगर ये बताना है कि वाई यू हैव रिटन दिस स्टेटमेंट एंड वाई यू हैव रिटन दिस प्रोग्राम, what is the purpose of the program, what is the purpose of this statement, so for that purpose we require to write comment in our program so that anyone can understand by reading your program. If you are not writing the comment, देखो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट का काम होता है, वहाँ कमेंट लिखा ही जाता है, बिना लिखे तो काम होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपके प्रोग्राम को कोई और पढ़ रहा होता है। चलो आपने चैट जीपीटी से कोई प्रोग्राम सॉल्व करवाया होगा, देखा होगा ना आपने, चैट जीपीटी भी कमेंट लिख के देता है। यस, तो कमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा हैश सिंबल से होता है। हैश सिंबल से हम इनलाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे ये बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया तो ये पूरा लाइन ही कमेंट हो गया, और ये कुछ स्टेटमेंट के बाद हमने लिखा तो इसे हम इनलाइन कहेंगे और इसे फुल लाइन कमेंट कहेंगे। उसके बाद हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है जो सिंगल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ट्रिपल कोट्स के अंदर में जब भी आप लिखेंगे वो कलर उसका चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ कंडीशन के बारे में, इफ एल्स के बारे में, इफ एल इफ के बारे में, नेस्टेड इफ कंडीशन के बारे में, एंड कंडीशन को कैसे स्टोर करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, डिसीजन लेना है आपको तो कैसे डिसीजन लोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ से चले, दिल्ली जाना था, आपके घर से दिल्ली आना है। दिल्ली जाने का आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तीन हो सकते हैं। आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप अपनी व्हीकल से जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना होगा ना। तो आप कोई ना कोई कंडीशन लगाते हो, आप कोई ना कोई सिचुएशन लगाते हो, आप देखते हो कि किस बेसिस पे हम जा सकते हैं या हम क्या करके वहाँ पहुँच सकते हैं, ये आपको देखना पड़ता है ना। तो इसी चीज़ के बारे में अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर यही काम करना होता है तो यहाँ भी हमें इस चीज़ को देखना होता है। पहले जानते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कोई भी लाइन जो आपने पाइथन में लिखा, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो किसी काम को कर रहा है, उसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। जब आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बना देते हो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। पाइथन में कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए इंडेंटेशंस की आवश्यकता होती है। विदाउट इंडेंटेशन आपका कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बनता है। यानी कि आपको एक हेडर सेक्शन बनाना पड़ता है, उसके आगे आपको कॉलन लगाना होता है। जैसे ही कॉलन लगा के आप एंटर की प्रेस करते हो वो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है। इंडेंट का मतलब होता है वन टैब स्पेस। तो वो जो इंडेंटेशन हम पैराग्राफ राइटिंग के टाइम पे भी तो करते हैं, जब आप कुछ हेडिंग एंड सब हेडिंग देते हो और उसके पॉइंट्स लिखते हो, तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा होता है। तीसरा होता है आपका एम्प्टी स्टेटमेंट। पाइथन में एम्प्टी स्टेटमेंट भी अलाउड है। मान लीजिए कि आप कहीं पे कुछ लिख रहे थे तो आपने मल्टीपल सेक्शंस बनाए। आपने सेक्शंस तो बना दिए बट सेक्शंस के नीचे कोई स्टेटमेंट की आवश्यकता आपको नहीं लग रही है। आपको कोई प्रिंट, इनपुट या अदर वेरिएबल क्रिएट करना है, ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं लग रही है। तो ऐसे केस, अच्छा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सेक्शन बनाओ। अब आप कहोगे सर सेक्शन ही हटा देंगे। हाँ ठीक है, हटा देंगे, बट मान लो कि आपकी कंडीशन है कि आपको वो सेक्शन बनाना ही होगा, आपको हेडर लिखना ही, आपने लिख दिया।
अब हर हेडर के नीचे, अब मैं सिर्फ ये हेडर लिख के तो छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे इसके नीचे एक ना एक सिंगल एक स्टेटमेंट भी तो देना होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और एम्प्टी स्टेटमेंट जो पाइथन में है वो पास होता है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे से पास लिख दीजिए, स्टेटमेंट विच डज नथिंग, पास इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ नहीं कर रहा है बट इस रूल को फॉलो कर रहा है, सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हमें पास की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो होता है वो किसी ना किसी कंडीशन पे होता है। अब आपको क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने, इसलिए आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आपने एक डिसीजन लिया ना, आपके पास एक कंडीशन था, एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन के बेस पे आपने क्या किया, कोई डिसीजन लिया। पाइथन के अंदर में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे पास इफ के फॉर्म में होते हैं, इफ एल्स के फॉर्म में होते हैं, इफ एल इफ के फॉर्म में होते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं ये काम करूंगा अगर सिचुएशन ऐसा होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, नहीं करूंगा मतलब खत्म, ठीक है भाई, सिचुएशन नहीं है मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं, मुझे ये काम करना है, अगर ये सिचुएशन होगा तो मैं इस काम को कर दूंगा, अदरवाइज भूल जाओ मुझे। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पाइथन ने आपको दिया हुआ है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक कंडीशन चेक करते हैं, और अगर हमारा कंडीशन ट्रू निकल जाता है तो हम उसके स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, मतलब कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको हम बोल रहे थे, सेट ऑफ स्टेटमेंट को रन करा देते हैं। हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम राम राम कह के निकल लेते हैं, भैया कोई मतलब नहीं हमें। An if statement tests a particular condition if the condition evaluates to true and the set of statement executed otherwise does not, तभी execute करेगा, otherwise नहीं करेगा। जैसे if कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया, उसमें स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। अब मतलब ठीक है बाय डिसीजन मेकिंग, मतलब एंटर ए नंबर, अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो मैंने लिख दिया कि इट इज अ मल्टीपल्स ऑफ 5, नहीं है तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि इट्स नॉट मल्टीपल। एक तो सिचुएशन ऐसा होता है, एक सिचुएशन होता है जहां पे आपको दो चीज बताने होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा। तो उसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड हमने चेक का प्रोग्राम बनाया कि भाई अगर आपने पासवर्ड ये डाला है तो मैसेज दे देगा यस ऑथेंटिकल सक्सेसफुल, अदरवाइज ये नहीं कहेगा कि आप फेलियर हो, पासवर्ड नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो दूसरा सिचुएशन होता है, एक इफ हो गया जहां पे हम सिर्फ ट्रू कंडीशन पे कुछ काम करना चाहते हैं, फॉल्स के लिए हमने सोचा ही नहीं। दूसरा होता है इफ एल्स। इफ एल्स में हमें परमिशन मिल जाती है कि वी कैन थिंक अबाउट द फॉल्स कंडीशन आल्सो, कि इफ दिस इज नॉट हैपन देन व्हाट यू विल डू, एंड इफ दिस हैपन देन व्हाट यू विल डू। तो अगर ट्रू है तो हम ये करेंगे, फॉल्स है तो हम ये करेंगे। इसके लिए हमें इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इफ, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, कॉलन देते हैं, वो सारे स्टेटमेंट जो ट्रू पार्ट पे रन करेंगे, और फिर एल्स होता है और उसके नीचे का स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सारे स्टेटमेंट जो फॉल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे क्या होता है, आपने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन अगर आपका ट्रू हो जाता है तो आप इसको काम करते हो और नीचे की ओर चले जाते हो। अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो आप ये वाला पार्ट का रन करते हो और फिर आप नीचे चले जाते हो, यानी कि अगले स्टेट पे मूव कर जाते हो। तो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का जरा एग्जांपल देखें। जैसे कि मैंने दिया नंबर, एंटर ए नंबर, अगर ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, यानी कि नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमने मैसेज दिया मल्टीपल्स ऑफ 5। और अगर 0 नहीं आया तो हमने मैसेज दिया इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहां पे आप देखो, यहां पे इफ एल्स के अंदर मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड अगर सही है तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन फेल, तो हमने ऐसे मैसेज यहां पे दे दिए, ठीक है। तो नंबर इनपुट किया, नंबर 5 डिविजन, इसका फ्लो चार्ट देखिए, ट्रू है तो ये काम करो, अदरवाइज ये है तो ये काम करो, और प्रोग्राम से एग्जिट करो या फिर अगले स्टेप की ओर मूव कर जाओ। इसके बाद आता है इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स क्या होता है, देखो अभी आपने पीछे वाले प्रोग्राम में देखा होगा कि मैं सिर्फ एक ही बार कंडीशन चेक कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू सिचुएशन, या तो ये करेंगे या ये करेंगे, बट सम टाइम वी आर हैविंग द मल्टीपल सिचुएशंस। अगर ये है तो ये काम करना, नहीं तो ये है तो ये काम करना, नहीं तो ये है तो ये काम करना। समझे मेरी बात को? मतलब केस 1 तो ये काम होगा, केस 2 तो ये काम होगा, केस 3 तो ये काम होगा, केस 4 तो कोई दूसरा काम, अनदर काम हम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं और उसके हिसाब से भी काम करना है। तो फॉर दैट पर्पस पाइथन इज गिविंग द इफ एलिफ, यानी कि इफ एलिफ एल्स। एलिफ जो है उसको हम एल्स इफ के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब एल्स के साथ कंडीशन को लगाना, एल्स के साथ कंडीशन को चेक करना कि इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन चेक द सेकंड कंडीशन, इफ द सेकंड कंडीशन फॉल्स देन चेक द थर्ड कंडीशन,
इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स देन मूव ऑन द एल्स पार्ट, मूव ऑन द एल्स पार्ट। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशंस होते हैं, ठीक है। इफ एलिफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि भाई आप चेक करो कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा कि भाई एक नंबर इनपुट कीजिए, चेक कीजिए कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो मैसेज क्या आ जाएगा कि नंबर इज पॉजिटिव नंबर, अगर नंबर लेस देन जीरो है तो मैसेज आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। अब मान लो नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, नंबर लेस देन जीरो भी नहीं है, इसका मतलब वो नाइदर नो नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव हो गया, यानी कि आपने जीरो डाला होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इफ एलिफ का इस्तेमाल, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो जीरो जैसे ही डाला मैंने एन की वैल्यू जीरो डाली तो इसने आके इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, फिर फॉल्स होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स होते हुए यहाँ चला जाएगा और ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा। लेकिन जब आपने एन की वैल्यू 5 डाली, तो जब आपने एन की वैल्यू 5 डाली तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जब इसने कंडीशन चेक कर दिया तो ये हो गया ट्रू, तो इसने ये वाला मैसेज दिखा दिया और इन सबको स्किप कर लिया, इन सबको स्किप कर लिया। लेकिन उसी जगह पे जब आपने -9 डाला तो ये वाला कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स होने के कारण ये स्किप हो गया, ये ट्रू हो गया तो ये रन कर जाएगा। अब इसमें एल्स से ऊपर अगर कोई भी ट्रू हो जाएगा तो एल्स पे कभी नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रेड का क्वेश्चन है। मान लो आपने मार्क्स डाले, अगर आपके परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, 80 से लेके 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर हो और 90 से कम हो तो बी होगा, 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर हो और 80 से कम हो तो सी प्रिंट होगा, अदरवाइज डी प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने ग्रेड डाला, आपने 95 डाला, अब 95 यहाँ पे ट्रू हो गया तो उसने ग्रेड ए प्रिंट करके बाकी सबको स्किप कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो आपने 55 डाला तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ये 80 से 90 के बीच में भी नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया, 60 से 80 के बीच में भी नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया। अब सारे ऊपर वाले कंडीशन फॉल्स हो गए तो ऑटोमेटिकली एल्स पे जाके क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड डी। तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट दे रहा है आपको, ग्रेड डी आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। इफ इनसाइड द अनदर इफ, उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। एक इफ के अंदर में आपने दूसरा इफ लिख दिया तो नेस्टेड इफ हो जाएगा। इफ एल्स इनसाइड द अनदर इफ एल्स, तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे इफ कंडीशनल एक्सप्रेशंस आपने यहाँ पे लिखा, इफ कंडीशन, आपने कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स आएगा, अदरवाइज एल्स यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला स्टेटमेंट। मतलब पहला कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो ये दूसरा यानी कि इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर फिर से आपने कंडीशन लिखा हुआ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला काम करेगा और ये अगर फॉल्स हो गया तो ये काम होगा। अगर ये पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो एल्स पे चला जाएगा। अब इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये काम करेगा, अदरवाइज फिर ये वाला काम करेगा। जैसे ग्रेटेस्ट वैल्यू में ए ग्रेटर देन बी को चेक किया, अगर ये ट्रू हो गया तो आके अब ए और सी को कंपेयर करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ए के बिगर बता देगा, नहीं तो सी बिगर है। पहला ही फॉल्स हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, एल्स पे, यानी कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब बी ए से ग्रेटर देन है, तो इसने आके क्या चेक किया कि क्या बी सी से भी ग्रेटर देन है, अगर है तो प्रिंट करो, अदरवाइज बाहर निकलो। कंडीशंस को पाइथन में स्टोर कर सकते हैं हम, उसको भी एक नाम दे सकते हैं, है ना। तो वो पाइथन में स्टोर करने का तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल टू दीजिए, कंडीशन लिख दिए, वो स्टोर हो जाता है। अब इफ बिग, अब जैसे मैंने बिग लिखा, ये बिग स्टेटमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा ए ग्रेटर देन 5 और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन स्टोर कर दिया, कंडीशन 5 इक्वल टू 4 और कंडीशन 2 में मैंने 6 ग्रेटर देन 5 एंड दिस, तो यहाँ से भी हम कंडीशंस को प्रिंट करा के देख सकते हैं कि कंडीशन में आपने क्या स्टोर किया है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आता है लूप एंड जंप स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे लूप के बारे में। सबसे पहले हम रेंज फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लूप के फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर वाइल लूप, फिर जंप स्टेटमेंट में ब्रेक एंड कंटिन्यू और लूप एल्स स्टेटमेंट। ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है और हो भी जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक कवर करना है, जो कि आप मतलब अगर बात करूं तो 3 चैप्टर्स के टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, हम एक चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन पाइथन में एक ऐसा फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जनरेट करके देता है एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में। इट्स जनरेट द नंबर लिस्ट बिटवीन द गिवन स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। आप इसे 3 वैल्यू प्रोवाइड करते हो, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, जहाँ पे स्टार्ट एंड स्टेप बोथ आर द ऑप्शनल बट स्टॉप इज नॉट एन ऑप्शनल, मतलब आपको एक वैल्यू कम से कम देना पड़ेगा। रेंज को यूज करने का 3 तरीका है। एक है जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉप वैल्यू बताते हो, एक है जहाँ पे आप स्टार्ट एंड स्टॉप बताते हो, और एक है जहाँ पे आप स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप तीनों ही बताते हो।
जब मैंने रेंज 5 लिखा तो 5 को स्टॉप वैल्यू समझा जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, स्टार्ट की वैल्यू रखता है 0 और स्टेप की वैल्यू रखता है 1। ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी, ध्यान रखिएगा कि भाई रेंज फंक्शंस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्टार्ट 0 एंड स्टेप 1। स्टॉप की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए देना मैंडेटरी है। तो जैसे ही आपने रेंज 5 किया, इसने क्या करेगा, ये 0 से लेके स्टॉप -1 तक का एक रेंज सीक्वेंस जनरेट करेगा। ध्यान रखना है कि हमेशा स्टॉप को टच कभी नहीं करेगा, स्टॉप से पहले ही रुकेगा। तो जैसे ही आपने दिया तो देखो ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्या बना 0, स्टॉप क्या बना 5 एंड स्टेप क्या बना 1। आपने तो सिर्फ 5 दिया था, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी, 0 बताई थी, स्टॉप की 1। अब मैंने रेंज 4,9 लिखा, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट भी बता दिया और स्टॉप भी बता दिया। तो ये 4 हो जाएगा स्टार्ट, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और स्टॉप से एक पहले रुकेगा। तो 4 to 8, तो 4 5 6 7 8, ठीक है। रेंज 11 15 to 2, मतलब मैंने स्टेप वैल्यू इस बार दे दी। मैंने कहा भाई बाय डिफॉल्ट तो तुम 1 से काम कर रहे थे, अब 1 से काम मत करो, अब तुम ऐसा करो तुम 2 का डिफरेंस लेके आओ। तो 11 से 15 के बीच का नंबर जनरेट करो 2 के डिफरेंस में, तो एक 11 बनेगा, एक 13 बनेगा यहाँ पे। रेंज 20, रेंज में हम निगेटिव भी ले सकते हैं, हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20,11 -2 कर दिया, यानी कि 20 से 11 की ओर जाना है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 वैल्यू कम करना है। तो 20, 18, 16, 14, 12, 11 नहीं टच करेगा, उससे पहले रुकेगा। तो स्टेप निगेटिव तब हो, जब भी आप स्टेप निगेटिव दें तो ध्यान रखिएगा स्टार्ट की वैल्यू स्टॉप से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं बनाएगा, 0 दे देगा, इम्पट्टी दे देगा। पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट की अब बात कर ले कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। अभी आपको मैंने डिसीजन लेना सिखाया था कि मान लो आपको कुछ काम करना है तो आप डिसीजन लेते हो, वहाँ पे हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक ही काम को रिपीट करना है, बार बार करना है, रिपीटेशन में करना है, सेटअप स्टेटमेंट्स बार बार रन कराना है, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट होता है। लूप की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अलाउज टू एक्सिक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मोर देन 1 टाइम और टिल कंडीशन इज ट्रू। आप तब तक रन कर सकते हो जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। 2 तरह के लूप होते हैं पाइथन में, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप। फॉर लूप को हम फाइनाइट लूप के नाम से जानते हैं और वाइल लूप को हम डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन बेस्ड लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, काम कैसे करता है ये देखिए। जैसे कि ये आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपका कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर जाके पहुंच जाएगा स्टार्ट को चेक करने, फिर से एक्सप्रेशन कहेंगे होगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स होगा तो लूप से आप बाहर आ जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप जो होता है उसे प्रोसेस ऑफ आइटम्स के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं, किसी भी सीक्वेंस के लिए, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी के लिए। ठीक है, और ये फाइनाइट टाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, स्टेटमेंट टू रिपीट। अब ये वाला स्टेटमेंट आपके पास n नंबर हो सकते हैं। आपने कोई सीक्वेंस दिया, अब इस सीक्वेंस से वैल्यू 1 by 1 वेरिएबल के पास आती जाएगी और जितनी बार वेरिएबल के पास वैल्यू आ सकती है उतने टाइम्स के लिए ये बॉडी जो है, स्टेटमेंट जो है वो रन कर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ch इन अंजीब लिखा, तो यानी अंजीब एक स्ट्रिंग है और ये सीक्वेंस है, तो पहले ch को a मिलेगा, फिर ch को n मिलेगा, फिर j मिलेगा, फिर e, फिर e, और मैं उसी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। साथ में मैंने एंड में माइनस लगा दिया। तो जब ch इन अंजीब किया, मैंने प्रिंट किया, तो देखो आउटपुट क्या आया, a -n -jn। तो ये लूप चला कितनी बार, ये लूप चला 6 बार। क्यों? क्योंकि मेरे नाम में टोटल 6 कैरेक्टर थे। अब मैंने फॉर ch इन अंजीब -1 मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, रिवर्स करके दिया, तो इसने रिवर्स में भी मेरे नाम का आउटपुट मुझे दिखा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है 10, 15, 20, 30। लिस्ट के अंदर से वैल्यू लेके नम के पास आएगा और एक एक वैल्यू के लिए लूप को, पहले नम को क्या मिलेगा 10। अब 10 के लिए इसने लूप को रन कराया, 10 को प्रिंट कराया और सम को कैलकुलेट कर लिया। सम अभी क्या था 0, 0 + 10 क्या हो जाएगा 10, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 10। और अभी ये लूप से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अभी लिस्ट के सारे वैल्यू फेच नहीं हुए हैं। तो नम को अब क्या मिलेगा 15, फिर 15 प्रिंट करेगा और 15, 10 + 15 25। फिर नम को क्या मिलेगा 20, फिर 20 प्रिंट करेगा और 25 + 20 45। फिर नम को क्या मिलेगा 30, 30 को प्रिंट करेगा और 30 + 45 75। तो आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, सम ऑफ नंबर सम, यानी कि ये मुझे क्या करेगा कि ये मुझे पहले तो बताएगा कि नंबर कौन कौन से हैं। तो नंबर कौन कौन से हैं 10, 50। अब ये एक लाइन में क्यों आउटपुट आया, क्योंकि आपने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया है और एट लास्ट आपको क्या दिखा दे रहा है, सम ऑफ नंबर्स। तो दिस इज द कॉमन यूज ऑफ द फॉर लूप, नॉर्मल यूज ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप में हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब कभी भी आपको लगता है कि भाई लूप को 10 टाइम्स चलाना है, 20 टाइम्स चलाना है, तो इस दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग द रेंज फंक्शन। हम रेंज का ही इस्तेमाल करेंगे और रेंज से ही उसे हम रन कराते हैं।
फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप स्टेटमेंट्स टू रिपीट। जैसे कि आप देखिए मैंने रेंज 5 लिखा, रेंज 5 लिखा तो इसमें क्या होगा 0 to 4 इसको डेटा मिल जाएगा, 0 to 4 मिलेगा। एन को प्रिंट कराया तो एन की पहले वैल्यू क्या प्रिंट हुई 0, फिर एन को अगला वैल्यू 1 मिलेगा तो फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, क्योंकि आपने 5 दिया है तो एक पहले रुकेगा वो। अब यहाँ पे माइनस सिंबल क्यों आ रहा है, ड्यू टू एंड स्टेटमेंट। यहाँ देखिए 4,9 यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे एंड में स्पेस है तो इन सबके बीच में स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज का इस्तेमाल करके बहुत सारे लूप बना सकते हैं। प्रिंट एनी रेंज 11, 15, 2 मतलब 11, तो देखो 11, 13 यहाँ पे 10 to 0, -1 नेगेटिव में हमने आउटपुट ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 दिया तो 0 इंक्लूड नहीं हुआ, उससे पहले रुकेगा तो 10 to 1 की वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया। वाइल लूप के बारे में जैसे मैंने बताया था कि वाइल लूप एक ऐसा लूप है जब जिसे आप अपने डिसीजन पे रख सकते हो। मान लो कि भाई मैं जब तक चाहता हूं तब तक लूप रन करूं, मैं जब तक चाहता हूं तब तक लूप रन करो, तो उसके लिए हमारे पास वाइल लूप होता है, ठीक है। यहां पे कहता है कि तब तक लूप रन करेगा जब तक कंडीशंस इसका ट्रू रहता है। बुलियन ट्रू की हम बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यूज ट्रू। वाइल कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट टू रिपीट सेम है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ये काउंटर लूप की तरह बनाया कि n की वैल्यू 1 है और n को लेस देन 10 तक चलाना है, यानी कि 10 टाइम्स लूप को चलाना है। प्रिंट n और n+1 यानी कि सम ऑफ 9 नंबर्स का, होल नंबर्स का कह सकते हो, है ना, उसका हम सम निकाल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का हम सम निकाल रहे हैं। तो इसने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखो प्रिंट कर रहा है। पहले 1 को प्रिंट किया, फिर यहाँ पे n इक्वल टू n+1 हो गया, सम नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी प्रिंट कर रहे हैं। n इक्वल टू n+1 तो n की वैल्यू 1 से चेंज हो गई, 2 हो जाएगी। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब 2 क्या है, 10 से छोटा है तो 2 को प्रिंट करेगा। फिर n+1 तो n की 2 + 1 3 तो n की नई वैल्यू 3 हो गई, फिर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये 9 तक जब पहुँचेगा तो 9 जब प्रिंट कर रहा होगा, 9 प्रिंट कर दिया। अब 9 n इक्वल टू 9 + 1 10 तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होते ही लूप से बाहर आ जाओगे, यानी क्या प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है n इक्वल टू 10 एंड वाइल n। अब ये जो प्रोग्राम है और n इक्वल टू n-1, मैंने बताया था ना कि बुलियन ट्रू होता है जिसकी वैल्यू ट्रू होती है, तो 0 का जो ट्रू वैल्यू होता है वो ट्रूथ वैल्यू होता है फॉल्स, ठीक है। -1 में नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, इन सब का ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू होता है। अब n इक्वल टू 10 है और आपने यहाँ पे लिख दिया वाइल n, तो n 10 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू रहेगी। आपने n को प्रिंट कराया, साथ में हैश सिंबल दिया तो 10 हैश हो गया। फिर आपने n की वैल्यू 1 से कम कर दी तो 9 हो जाएगा। आगे चेक करें, 9 अभी भी ट्रू है तो 9 भी ट्रू है, 8 भी ट्रू है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 तक तो ट्रू था। जब इसने 1 को प्रिंट किया, 1 के बाद जब n इक्वल टू n- किया तो n की वैल्यू हो गई 0, और 0 होते ही इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई फॉल्स, तो आप लूप से बाहर निकल गए। तो वाइल लूप में देखो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर लूप में ये समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि फॉर हमेशा फाइनाइट टाइम्स के लिए चलता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से उसको वैल्यू मिलता रहेगा, जब तक सीक्वेंस से वैल्यू मिलता रहेगा तब तक लूप चलेगा। सीक्वेंस का वैल्यू मिलना बंद हो गया, लूप अपने आप बंद हो जाएगा। वाइल लूप में क्या होता है कि वह वेरिएबल जो कंट्रोल वेरिएबल है, देखो इसे हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कंट्रोल वेरिएबल के साथ ना 3 काम होता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने उसको एक इनिशियल वैल्यू दिया। दूसरा होता है कंडीशन, कि आपने कंडीशन चेक किया उस कंट्रोल वेरिएबल पे। और तीसरा होता है अपडेट, कि कंट्रोल वेरिएबल को आप अपडेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इनिशियलाइजेशन में जब आप उसकी इनिशियल वैल्यू के बारे में सोचते हो, कंडीशन जब आप ये सोचते हो कि भाई कब तक रन कराएंगे, और री इनिशियलाइजेशन अपडेट का मतलब हो गया कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। अगर आपके कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू लूप के अंदर चेंज नहीं होगी तो वही लूप आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक के लिए लूप चलने लगेगा, ठीक है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप इनसाइड द अनदर लूप। एक लूप के अंदर जब दूसरा हम लूप लिखते हैं उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। वाइल लूप के अंदर मैंने एक दूसरा वाइल लगा दिया, फॉर के अंदर मैंने दूसरा फॉर लगा दिया, तो दिस आर द नेस्टेड लूप। जैसे कि देखिए नेस्टेड लूप का आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, स्पेशली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार वाले क्वेश्चन, है ना। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है कि a इन रेंज 5, b इन रेंज a+1। तो ये क्या करेगा, आपको एक स्टार का आउटपुट देगा, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू जंप द कंट्रोल टू द आउटसाइड द लूप और इनसाइड द लूप
है ना। इनसाइड द लूप के अंदर हम यूज करते हैं, जो लूप से बाहर ले जाने का काम करते हैं या लूप के बिगनिंग पोजीशन पे लाने का काम करते हैं। दो तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इट इज गोइंग टू टर्मिनेट द लूप एंड जंप द कंट्रोल आउटसाइड द लूप। इट स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर द ब्रेक इनसाइड द लूप। क्या होता है कि जहां भी ब्रेक मिलेगा, जैसे मान लो ये ब्रेक रन कर गया है, इस कंडीशन पे मैंने लगाया, इस कंडीशंस के ट्रू होते ही अगर ये ब्रेक रन करेगा तो ये लूप से सीधा बाहर लेके जाएगा। जनरली क्या होता है कि आपका लूप से बाहर आप तब जाते थे जब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होता था, लेकिन ये अभी भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू हो गया, तो ब्रेक क्या करेगा, उसको लूप से बाहर निकाल के आएगा। आप चाहे फॉर के अंदर यूज करो, चाहे आप व्हाइल के अंदर यूज करो, जहां भी ब्रेक हमेशा कंडीशन ही लगाते हैं। विदाउट कंडीशन लगाओगे तो लूप का इस्तेमाल एक ही बार हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा होता है ब्रेक का। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक इनफाइनाइट लूप बना दिया ट्रू। मैंने कहा भाई आप तब तक नंबर डालते रहो जब तक आपकी इच्छा हो और हर एक नंबर का हम सम निकालेंगे। तो आपसे एक नंबर पूछा गया और यहाँ पे आपको एक कंट्रोल दे दिया गया कि जिस समय आप 99 डाल दोगे ना, प्रोग्राम इस लूप से बाहर आ जाओगे। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या नम की वैल्यू 99 है। अगर नहीं है तो क्या करो, सम में सम प्लस नम कर दो, यानी कि नम की जो भी वैल्यू है, मान लो आपने 1 डाला, तो जैसे इस प्रोग्राम में मैंने 5 डाला, तो ये सम हमारा क्या था 0, तो 0 + 5, तो सम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद आके कंडीशन चेक करेगा, लूप तो ट्रू है, इनफाइनाइट लूप है। फिर से एक नंबर डाला, आपने डाला इस बार 4। अब ये क्या करेगा, 4 को चेक करेगा, क्या 499 है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे सम प्लस, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सम की वैल्यू। फिर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू इनफाइनाइट लूप है, फिर से नंबर डाला, आपने डाला 3। अब 3 चेक करेगा कि क्या ये 99 है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो ये सम को क्या करेगा, यहाँ इसमें ऐड कर देगा, तो 9 + 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12। फिर आप आओगे, नंबर डालोगे और इस बार आपने डाल दिया 99। जैसे आपने 99 डाला, ये वाला कंडीशन हो गया ट्रू, ये हो गया ब्रेक। ब्रेक ने क्या कहा, बेटा चल बाहर, इसने लूप से बाहर ले गया। यहां तक आपका इंडेंट है, तो ये इसकी बॉडी है। इंडेंट से जैसे ही आप बाहर निकल गए, आपने इधर लिया इंडेंट, ये इसकी बॉडी से बाहर हो गया। तो अब इसने लास्ट में रिजल्ट दिखा दिया, सम ऑफ नंबर्स 12। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे है ए इन रेंज 11 to 25 3 का ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये 3 है। तो इस रेंज से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11, 14, 17, 20 एंड 23, ये मिलेगा लिस्ट से। ठीक है, तो ए की वैल्यू सबसे पहले बनेगी 11। इसने आके चेक किया, क्या 11 15 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये सीधा यहाँ से यहाँ ये आ गया प्रिंट ए, तो ये क्या करेगा 11 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा 14। अब चेक करेगा कि क्या 14 15 से ज़्यादा है, नहीं है, तो 14 को भी प्रिंट कर दिया। फिर आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा 17। चेक करेगा क्या 17 50 से ज़्यादा है, हाँ है, ब्रेक, लूप से बाहर लेके आ जाएगा, लूप से बाहर। अब इस लूप से बाहर यहाँ पे अभी मैंने कुछ और नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे प्रोग्राम इतना ही स्टेटमेंट था, तो हमें आउटपुट क्या देगा 11 एंड 14। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ऐसा होता है, जैसे ब्रेक के बारे में बताया था कि ब्रेक आउटसाइड द लूप लेके जाता है, जबकि कॉन्टिन्यू क्या करता है, बिगनिंग ऑफ लूप पे लेके जाएगा। कहाँ जाएगा, बिगनिंग ऑफ लूप पे लेके जाएगा, है ना। रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कंटिन्यू के नीचे अगर लूप में कुछ लिखा हुआ है ना, तो उसको स्किप करेगा और सीधा लूप के नेक्स्ट इटरेशन के लिए वापस कंडीशन चेक करने पे लेके आएगा या नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए लेके आएगा। ठीक है, तो and cause the next iterations. Continuous statement forces the next iterations of the loop take place skipping any code in between. मतलब कोई भी कोड उसके बीच में है तो उसको स्किप कर देगा। जैसे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी आप कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन रखने का फायदा ये होता है कि वो जब सिचुएशन हो तब कंटिन्यू करो या तब ब्रेक करो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ नम की वैल्यू क्या है 0, नम लेस देन 10, ठीक, नम इक्वल टू नम प्लस, नम लेस देन 10 का इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया ट्रू। नम इक्वल टू नम प्लस 1, 0 से क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, नम मॉडुलस 2, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये वाला फॉल्स हो गया, तो ये काम नहीं होगा। सीधा इस इफ के एल्स पे जाएगा, प्रिंट नम करेगा, यानी कि 1 को प्रिंट कर दिया। यहाँ के बाद आप फिर से वापस यहाँ आओगे, कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन फिर से ट्रू मिलेगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1, ये हो जाएगा 2, नम की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 2 पे ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, तो कंटिन्यू रन करेगा, कंटिन्यू रन करेगा, वापस यहाँ लेके आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा 3।
अब ट्रू हो गया, फिर से ट्रू हो गया, नम इक्वल टू नम प्लस 1, 2 + 1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन हो गया फॉल्स, और यहाँ पे आके नम को प्रिंट कर दिया तो 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस कंडीशन में मैंने ये कोशिश किया है कि ऑल ऑड नंबर प्रिंट करो, ठीक है, इवन नंबर को प्रिंट नहीं करना, ठीक। 11 इसमें आउटपुट आ जाएगा, लेस देन 10 है ना, हाँ ठीक आ जाएगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 10 थी, जब इसकी वैल्यू 10 थी तो 10 थी तो 10 पे कंडीशन ट्रू हुआ होगा नम की वैल्यू, और उसके बाद इसने इसको 11 कर दिया, प्रिंट कर बढ़ा दिया, क्योंकि पहले कंडीशन कम पे चेक हो रहा है, फिर इंक्रीज किया जा रहा है, और फिर जाके ये देखा तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो 11 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए उसी चीज़ का, 1 to 10 2 के स्टेप में यहाँ पे 3 पे लगा दिया गया, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कंटिन्यू का भी कर सकते हैं और उसका भी कर सकते हैं। लूप एल्स स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, और ट्रू फॉल्स में ही पूछा जाता है कि एल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एल्स इफ के साथ भी होता है, लूप के साथ भी होता है। एल्स का लूप के साथ जब इस्तेमाल होता है उसका कुछ अलग पर्पस है। मान लो आपने लूप को टर्मिनेट किया और आप जाते जाते बाय बाय कहना चाह रहे हो, जाते जाते आप बाय बाय कहना चाह रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो, कोई स्टेटमेंट रन कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें एल्स क्लॉज की जरूरत है, लूप एल्स स्टेटमेंट की जरूरत होती है। और ये वाला स्टेटमेंट तभी रन करता है जब लूप का टर्मिनेशन नॉर्मल हो। ये क्या मतलब है? देखो लूप दो तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। एक होता है व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो लूप टर्मिनेट होगा, और एक होता है कि नहीं मेरा कोई और सिचुएशन ट्रू हो गया और मैंने लूप को ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट मैंने लूप को क्या किया? ब्रेक कर दिया, फोर्सली ब्रेक कर दिया। तो जब मैं इसको फोर्सली ब्रेक कर रहा हूं तो उसे नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन लूप का कंडीशन जब सिचुएशन फॉल्स हो गया, मान लो आपने लूप में एक सीक्वेंस दिया था और सारे सीक्वेंस की वैल्यू वेरिएबल को मिल चुकी है, तब जाके वो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, मतलब आपको यहां से अपने घर से मार्केट जाना था, आप बाइक पे बैठे, पेट्रोल भरा हुआ है और आप चल दिए और आप अपना मार्केट पे जाके ब्रेक लगा दिए। आपको वहां तक जाना था, आपने वहां तक के लिए बाइक को ड्राइव किया, लेकिन बाइक का बीच में अचानक पेट्रोल खत्म हो गया और बाइक रुक गई, तो इसे अबनॉर्मल टर्मिनेशन कहेंगे, अबनॉर्मल स्टॉप कहेंगे। ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो कहता है कि जब लूप नॉर्मल टर्मिनेट करेगा ना तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा, अदरवाइज एल्स रन नहीं करेगा। else statement will not execute when break statement terminates, when the break statement terminate the loop। जब कोई ब्रेक ने लूप को टर्मिनेट किया तो else स्टेटमेंट नहीं है। वैसे ये हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट, और ध्यान रखना ये एकदम वाइल के ठीक नीचे else लिखा हुआ होता है ना, एकदम सेम लेवल पे ये इंडेंटेड है। दिस इज कॉल्ड लूप बॉडी, दिस ऑल आर कॉल्ड लूप बॉडी, और ये इसका else स्टेटमेंट है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे n <= 5 लिखा गया, अब यहाँ पे else प्रिंट सम एंड किया गया, तो ये क्या करेगा कि भाई n 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम निकालेगा, और लास्ट में जब ये लूप टर्मिनेट हो रहा होगा, क्योंकि आपने n = n+1 किया है, तो n की वैल्यू एक समय पे 6 हो जाएगी, और जब n 6 होगी तो लूप टर्मिनेट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। कब? जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो जाके ये सम भी प्रिंट कर देगा और एक एंड मैसेज भी प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, बीच में ब्रेक लगा दिया कि भाई जब n 3 हो, n की वैल्यू मान लो 3 है, तो 3 है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, और s में तुमने 1 ऐड कर दिया, s में तुमने 2 ऐड कर दिया, 1 + 2 3, और फिर आके 3 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो 3 + 3 6 हो गए। अब 6 हो गए, लेकिन n = 3 वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो ये ब्रेक रन कर जाएगा, ये ब्रेक करेगा, चल बाहर। अब ये जब बाहर कहेगा ना तो एल्स से भी बाहर निकल जाएगा। देखना इसने सम का भी आउटपुट नहीं दिखाया मुझे, इसने क्या दिखाया, इसने सिर्फ मुझे एंड दिखाया, ये सम = प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लूप को आपने ब्रेक स्टेटमेंट से टर्मिनेट कर दिया था, जो कि लिखा हुआ है कि नॉट व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप, तब एल्स स्टेटमेंट रन नहीं करता है जब हम लूप को ब्रेक से टर्मिनेट करते हैं। तो वीडियो समझ में आया होगा आपको, काफी अच्छा भी लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ से भी शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।